अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? यकीनन खैर आफियत से होंगे। ये मुस्कुराते हुए चेहरे मेहनत कर रहे हैं प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग पर, पैसा कमाने की नीयत से बैठे हुए हैं या पढ़ने की नीयत से बैठे हुए हैं? पढ़ने की नीयत से बैठे हुए हैं। एट द एंड यू हैव टू अर्न सम मनी। कुछ पैसा कमाना है, गोल तो सबका यही होगा ना एट द एंड। ऐसे ही है ना? कौन कौन इस बात से मुत्तफिक है? ज़रा हैंड मुकम्मल रेस कीजिएगा। देखिए मैंने भी हैंड रेस किया। नहीं भाई आप भी कर लें यार, आप पैसा वैसा नहीं कमाना चाहते हैं ना ऐन भाई? हाँ ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने एक छोटी सी असाइनमेंट दी थी। द असाइनमेंट वाज के स्ट्रक्चर ऑफ एलएलएम्स
आपने देख कर आना है कि LLMs कैसे काम करते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। और दूसरी चीज़ क्या थी, कोई बताएगा? ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। कि ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर गूगल ने जो 2017 में इंट्रोड्यूस करवाया था, उसका क्या बेनिफिट है। तो आप सब लोगों ने यकीनन ये दो छोटे से काम कर लिए होंगे। फॉर्म भी मैंने शेयर कर दिया था, आप सब लोगों ने यकीनन वो फॉर्म भी शेयर कर फिल आउट कर लिया होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर हमें व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, हमें सारी की सारी डिटेल्स चाहिए क्लास के हवाले से, या हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उन सवालों का जवाब चाहिए। तो डिस्कॉर्ड जो है वो सबसे बेस्ट प्लेस है। डिस्कॉर्ड पर हमारी ऑफिशियल कम्युनिटी लाइव है। यू हैव टू गो टू डिस्कॉर्ड ऑफ GIIC। अगर आपको नहीं पता कि अगर आप अभी तक डिस्कॉर्ड पर नहीं हैं तो आप लोगों को यहाँ पर जाना है, linktree/GIAIC। जब आप इस लिंक को गूगल पर ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। चौथे नंबर पर ऑफिशियल डिस्कॉर्ड सर्वर लिखा हुआ है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो ऑफिशियल GIIC का डिस्कॉर्ड है वो आप ज्वाइन कर लेंगे। फिर आप लोगों ने अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में जाना है और सेकंड लास्ट पोस्ट देखनी है। सेकंड लास्ट पोस्ट में ऑप्शन 7 नंबर का एक आइकन होगा, आपने उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस बटन पर क्लिक करेंगे तो आप इस क्लास के डिस्कॉर्ड सर्वर के चैट पर चले जाएंगे, प्लस अनाउंसमेंट भी आपको वहीं पर नज़र आएंगी। अच्छा, दूसरी जगह आपने जाना है github.com/ashari/Q4 GIAIC संडे। यहाँ पर आप लोग जाएंगे तो एट द एंड आपको यहाँ पर एक लिंक नज़र आ जाएगी क्लास व्हाट्सएप चैनल के नाम से। आपने सिंपल एज डैट ये जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है ये भी ज्वाइन कर लेना है। दोनों जगह पर सिमिलर अनाउंसमेंट होंगी, बस यहाँ पर इस ग्रुप का एक छोटा सा बेनिफिट ये होता है कि वॉइस मैसेजेस थोड़े ना आसान हो जाते हैं, मतलब वॉइस के अंदर चीज़ों को बताना ना थोड़ा क्लियर हो जाता है कि क्या करना है, क्या नहीं, क्या चल रहा है और थिंग्स लाइक दैट। अच्छा जी, तो लास्ट क्लास में सर जिया आए थे। सर जिया ने मेरी इंगेजमेंट के हवाले से बात की, है ना, की थी ना, इससे सर जिया ने शुरुआत की थी। अच्छा, ये एक मार्केटिंग ट्रिक है, मतलब अगर मैं ये इंगेजमेंट का वर्ड यूज़ नहीं करता तो शायद आप लोग गौर से नहीं सुनते, और जब मैंने ये वर्ड यूज़ किया तो बहुत सारे ऐसे कान होंगे जो फ़ौरन जाग गए होंगे कि भाई शादी की बात हो रही है। अच्छा, जस्ट किडिंग। तो सर जिया ने माशाल्लाह से लास्ट क्लास में 7 पिलर्स हमें बताए थे और उन 7 पिलर्स को यकीनन आपने एक्सप्लोर कर लिया होगा। हम कुछ देर उन पिलर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, देन विल गो टू आवर मेन क्लास विच इज़ लर्निंग प्रॉम्प्टिंग इन जर्नल। तो नईम भाई को माइक देते हैं, इनसे हाल अहवाल करते हैं कि ये आजकल माशाल्लाह से क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। नईम भाई आज माशाल्लाह से प्यारे लग रहे हैं, दाढ़ी वाड़ी बनवा कर आए हैं और क्रिस्टल क्लियर। जी नईम भाई, क्या सूरत हाल है, क्या अपडेट है? अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर व खैरियत से होंगे और अशारी भाई की बातों पर ज़्यादा गौर न कीजिएगा, ये हमेशा मजाक करते रहते हैं, कभी इंगेजमेंट के हवाले से, कभी हमारे कहते हैं कि आप तैयार होकर आए वगैरह वगैरह। खैर, एक चीज़ जो है ना मैंने नोट की है, दूसरी क्लास है, हम लोग 6 बजे आकर यहाँ पर बैठ जाते हैं, आधा घंटा इंतज़ार करते हैं आप लोगों का। हालांकि आप लोगों को हमारा इंतज़ार करना चाहिए। तो आप लोग कोशिश करें सबसे पहले तो टाइम पर आए, कम से कम इतना रखें कि 6:15 बजे तक आप लोग आ जाएं। हम लोग सोच रहे थे 6:15 बजे अपना 6 बजे क्लास स्टार्ट करने का, लेकिन फिर हमने देखा आधी क्लास तो है ही नहीं। बाद में फिर बोलेंगे सर हमने तो सुना ही नहीं, हमें तो समझ नहीं आया। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है ना वो 6:15 बजे तक क्लास में आ जाए ताकि क्लास स्टार्ट हो जाए। नमाज का टाइम हमारा 6:15 बजे तक है, उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट कर देंगे। जी सर भाई। और मैं क्या कर रहा हूँ आजकल, वो लास्ट क्लास में हमने एक स्टोरी डिस्कस की थी ना, बस वही है। अच्छा जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बेहतरीन नहीं भाई। अच्छा जी, तो 7 पिलर्स हमने एक्सप्लोर किए थे। आप में से कोई है? अच्छा, क्लास को ना हम इंटरेक्टिव रखेंगे। इंटरेक्टिव कैसे रखा जाएगा? आई विल आस्क सम क्वेश्चन, यू हैव टू रेज योर हैंड्स। आपको अपने हाथ मुकम्मल उठाने हैं।
ऐसे नहीं उठाना जैसे वोट वोट मांगते हैं ना, बस आराम से उठाइएगा पुरसुकून तरीके से, और इससे जो है वो क्लास का माहौल थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहेगा। तो 7 पिलर्स किसने मुकम्मल पढ़े थे? रेज योर हैंड्स दोज हु हैव एक्सप्लोर द 7 पिलर्स गिवन बाय सर ज़िया। उर्दू में बोलूँ? कोई ज़रा अपने प्यारे प्यारे हाथ हैंड रेज कर लेगा ताकि हमें पता चल सके कि भाई हाँ एक्सप्लोर किया होगा, सिर्फ जर्नली। जी अच्छा 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 अच्छा, सही है, ज़बरदस्त, बेहतरीन। अच्छा 7 पिलर्स के अंदर हमने इन जनरल 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट देखी थी। पहली चीज़ तो ये कि आप सबको लिनक्स के बारे में पता होना चाहिए, WSL के बारे में पता होना चाहिए। WSL स्टैंड फॉर विंडोज़ सबसिस्टम फॉर लिनक्स। क्या है? विंडोज़ सबसिस्टम फॉर लिनक्स। अच्छा लिनक्स जिस बंदे ने भी सीखी उसने बहुत पैसा कमाया इंटरनेट की दुनिया से। उसके पीछे वजूहत ये हैं कि क्लाउड पर सिर्फ लिनक्स ही चलती है, और जब आप टॉप कॉरपोरेट्स के साथ काम कर रहे होते हैं तो उनके जो इंटरनल सिस्टम्स होते हैं, उनकी जो CLIs होती हैं, वो सारी किस पर काम कर रही होती हैं? लिनक्स पर ही आम जाम काम चल रहा होता है। तो लिनक्स को आप सबने एक्सप्लोर करना है। मसला ये था कि आप सब लोगों के पास विंडोज़ है, तो अब लिनक्स को कैसे चलाया जाए? लिनक्स को सिंपल एज दैट चलाने के लिए यू हैव टू इंस्टॉल WSL into your Windows system so that you can run Linux inside your computer। बहुत सिंपल है, अगर आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे how to install Linux and Windows। आवाज तो पता नहीं क्या हो गई, माइक पाकिस्तान। अच्छा जी, तो WSL को इंस्टॉल कर लीजिएगा, यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिएगा, गूगल पर एक्सप्लोर करेंगे तो आप सबको समझ में आ जाएगी कि कैसे WSL को आपके सिस्टम में इंस्टॉल करना है। अच्छा इसके बाद हमने AI CLIs देखी थी। AI CLIs क्या है इसके बारे में यकीनन आप सबको इल्म होगा, बिकॉज फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वार्टर टाइपस्क्रिप्ट से हम CLIs को एक्सप्लोर कर रहे हैं। CLI स्टैंड फॉर कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस का मतलब क्या है कि आपके पास एक टर्मिनल होगा, आपके पास एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होगा जो कुछ इस तरीके से नजर आता है। अपने सिस्टम में अगर आप जाकर सर्च करेंगे टर्मिनल, ठीक है, या फिर कमांड प्रॉम्प्ट, तो आपके सामने जो है वो एग्जैक्ट कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। आप पावर शेल भी ओपन कर सकते हैं, इट इज़ द सेम थिंग। अच्छा तो CLIs पर आप सब लोगों ने काम करना है। जो हम वाइब कोडिंग का ये जो वर्ड है सुन रहे हैं काफ़ी अर्से से, जिसे एंड्रीज कराप्टी ने इंट्रोड्यूस करवाया था। किसने करवाया था ये वर्ड? अच्छा आपको ना इन बंदों के नाम पता होने चाहिए। लाइक टेक की दुनिया के अंदर हैं, AI को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ऊपर से कोई रिश्तेदार पूछ ले तो बता देते हैं कि भाई हाँ AI पढ़ रहे हैं, क्लाउड नेटिव पढ़ रहे हैं। अगर इन डेप्थ जाएँ तो पता नहीं होता। 2-4 अगर ऐसे मोटे मोटे नाम पता होंगे ना तो थोड़ा सा भरम बनेगा, है ना? ऐसे ही है ना? तो एक बंदा है और ये असली है, ये नकली नहीं है, ही इज रियल। हिज नेम इज एंड्रीज कराप्टी। क्या नाम है? एंड्रीज कराप्टी। प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है। तो ये ओपन AI के साथ काम कर रहा था 2015 में। ही को फाउंडेड द ओपन AI। 4 बंदों ने ओपन AI को को फाउंड किया था। एक का नाम था ग्रेग ब्रॉकमैन, सॉरी जो फाउंडर है उसका नाम है सैम ऑल्टमैन, जो ओपन AI का इस टाइम पर CEO है। दूसरे का नाम था ग्रेग ब्रॉकमैन, जो ओपन AI का इस टाइम पर प्रेसिडेंट भी है और को फाउंडर भी है, एंड वेरी एक्सीलेंट डेवलपर। अगर आप ग्रेग ब्रॉकमैन के यूट्यूब पर इंटरव्यूज सुनेंगे, टेक्निकल स्पीचेस सुनेंगे ना, बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि वो थोड़ी सी ना प्रोफेशनल वे के अंदर एज अ डेवलपर बातचीत कर रहा होता है। तीसरा बंदा था एलन मस्क। एलन मस्क ने डेवलपमेंट वाला काम नहीं किया, ही गेव एन फ्री चैरिटी ऑफ अराउंड $50 मिलियन टू स्टार्ट ओपन AI। तो ओपन AI को जो पहले $50 मिलियन मिले थे ओपन सोर्स वर्क करने के लिए, वो एलन मस्क ने दिए थे। तो तीसरा को फाउंडर वो था, और चौथा था
ये ग्रेग ब्रॉकमैन, सॉरी एंड्रिज कराप्टी। अच्छा एक और बंदा भी है, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, उसने अच्छा काम किया हुआ है टेक की दुनिया में। क्या नाम था इसका, वर्ड है आखिर में उसके नाम में ना, खैर उसने जो है वो पहला रिसर्च पेपर लिखा था जीपीटी पर, वो भी ओपन एआई का को फाउंडर ही है। तो ओपन एआई के वन ऑफ द को फाउंडर जिसका नाम एंड्रिज कराप्टी है, और एंड्रिज कराप्टी ने वाइब कोडिंग का टर्म यूज़ किया 2023 के लास्ट में। He want to say you can build software with the help of just knowing the language। आप सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का या किसी भी स्पेसिफिक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। इवन ये वही बंदा था एंड्रिज कराप्टी जिसने ये बात कही थी कि इंग्लिश इज द न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऐसा होता है ना, हमने पाइथन सीख ली, हमने टाइपस्क्रिप्ट सीख ली, सी सीख ली, नाउ वी आर सेइंग दैट वी आर डेवलपर्स। अब मतलब ये है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स थोड़ा सा मुश्किल होता है ना, तो कितना बेहतर होगा अगर आप इंग्लिश का इस्तेमाल करते हुए सॉफ्टवेयर बनाएंगे। बट फिर भी एट द एंड यू शुड टू नो द फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग, लाइक कंपाइलर्स कैसे वर्क करते हैं, इंटरनल डिकोडिंग इनकोडिंग कैसे होती है एंड थिंग्स लाइक दैट। जब इन चीज़ों का पता होगा तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा सॉफ्टवेयर बनाना। तो वाइब कोडिंग का टर्म आ गया, और फिर इस तरीके से नाउ वी आर बिल्डिंग सॉफ्टवेयर बाय वाइब कोडिंग विद एन स्पेसिफिक एप्लीकेशन लाइक कर्सर हो गई, या फिर अब जैसे हमें सरदिया कह रहे हैं कि भाई आप सब लोग अब CLI के ऊपर शिफ्ट हो जाएं। तो CLI में स्पेसिफिकली वी हैव सम फेमस CLI डेवलप्ड बाय गूगल, डेवलप्ड बाय OpenAI, डेवलप्ड बाय एंथ्रोपिक। एंथ्रोपिक वो कंपनी है जिसका मॉडल है सोनेट, और ये जो सोनेट मॉडल्स हैं ये प्रोग्रामिंग के टास्क और राइटिंग के टास्क में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इन्होंने ही MCP लॉन्च किया था, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, बैक इन नवंबर 2024, और इन्होंने ही पहली CLI लॉन्च की थी प्रोबेबली दिसंबर या फिर जनवरी 2025 में। तो एंथ्रोपिक को आप बहुत क्लोजली फॉलो किया करें। और अक्सर औकात ये सवाल आ रहा होता है कि सर आपको इतनी सारी इन चीज़ों के बारे में मालूमात कहाँ से? बहुत ही सिंपल है। इवन एक अलाइन जवाब दूंगा कि कैसे जो है वो पैसा कमाया जा सकता है। 2-3 चीज़ें ऊपर से बताऊंगा। सोशल प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग रखनी है, यानी ट्विटर, लिंक्डइन और अपनी गिटहब की प्रोफाइल को आपने स्ट्रॉन्ग रखना है। एंड देन यू हैव टू मार्केट योरसेल्फ, यू हैव टू बी एक्टिव on your social handle so that you can know what is going in the market. You have to contribute to open source contributions करनी। अगर आपको अब तक नहीं पता कि open source contributions कैसे की जाती हैं, then मामला बहुत ख़राब जा रहे हैं। तो open source contributions करने से कंपनीज जो हैं वो आपको खुद हायर करती हैं। मेरे पास 3-4 ऑफर्स आ चुकी थी जस्ट बिकॉज ऑफ डूइंग सम ओपन सोर्स वर्क। एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है फ्लोवाइज, मैं उसका शुरू से ही ओपन सोर्स डेवलपर रहा हूँ, तो कम्युनिटी में भी काफ़ी एक्टिव रहता था। तो काफ़ी 2-4 कंपनियों ने जो है वो कांटेक्ट किया था, बट आई रिजेक्टेड देयर ऑफ़र। एक लास्ट ऑफ़र जो मुझे मिली थी वो शायद $1,500 नहीं $3,000 की थी, वो 2,000 दे रहे थे समहाउ, पर वो मैंने रिजेक्ट कर दी थी। उसके पीछे वजूहत ये थी कि मैं अपने स्टार्टअप पर काम कर रहा था, आई डज नॉट वांट टू वर्क फॉर समवन, तो वो मैंने रिजेक्ट कर दी थी। तो सीन ये है कि ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस करने से जॉब के मौके बढ़ जाते हैं। अगर आपको जॉब करनी है, मतलब एट द एंड यू हैव टू अर्न मनी, पैसा कमाना है, तो पहले ही चीज़ क्या है, आप जॉब कर सकते हैं, जो बहुत ही ट्रेडिशनल वे है। क्या है ट्रेडिशनल तरीक़ेकार है? हर बंदा जॉब ही कर रहा है, ऐसे ही है ना। दूसरा तरीक़ेकार है स्टार्टअप्स, सॉरी बाय गिविंग योर सर्विसेज, फ्री लॉन्च वर्क, अपवर्क, फाइवर, और अगर आपको कुछ क्लाइंट्स मिल जाते हैं अच्छे, जैसे अक्सर औकात सर नईम को मिल जाते हैं, मुझे मिल जाते हैं, तो हम उनका काम कर लेते हैं। अच्छी अमाउंट बन रही होती है ना, $500, $1,000, $2,000, यानी जेब खर्ची चलती रहती है। यानी जेब में जब कुछ होगा ना तो कॉन्फिडेंट अलग ही होगा। ये बात मैं यूँ कह रहा हूँ कि जब मेरे पास कुछ नहीं था तब वाकई कुछ नहीं था। जब अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत और मुशक्क़त की तो जब आया तो फिर लोग भी करीब हो गए, सारी चीज़ें बेहतर होती भी चली गई। मतलब टू बी ऑनेस्ट, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है।
बस मैं कहूँगा नहीं, पर मनी कैन गिव यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, पर सब कुछ ही पैसा नहीं होता। मामलाते ज़िंदगी तो हर बंदे के साथ है ही ना, कोई और परेशानी आ गई, कोई और टेंशन आ गई, पर वो सारे हल हो जाते हैं। तो फ्रीडम आपको मिल जाएगा इफ़ यू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। अच्छा जी, तो मैं बता रहा था कि कैसे पैसा कमाया जाएगा। या तो आप ट्रेडिशनल जॉब वॉब कर सकते हैं, दूसरा ये कि फ्रीलांस वर्क कर सकते हैं, तीसरा अपने स्टार्टअप पर काम कर सकते हैं। स्टार्टअप वाला ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी होगी आपके पास आपके टाइम में, एंड देन टाइम विल गिव यू मनी। तो बैक टू द टॉपिक, हम एक्सप्लोर कर रहे थे AI CLI। क्लॉड लॉन्च हुआ, इन्होंने अपनी पहली CLI लॉन्च की, और फिर उसके बाद जो है वो नैरेटिव मार्केट का चेंज हो गया कि अब हम IDE से हटकर CLIs के ऊपर जाएंगे। आप में से किसी का सवाल है कि सर जब हमारे पास कर्सर मौजूद है, सवाल करने वाले लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लाइक आई लव देम बिकॉज दे आर आस्किंग जेन्युइन क्वेश्चंस। अगर आप पूछते हैं तो सवाल एक ये है कि जब हमारे पास UI मौजूद है, IDE मौजूद है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मौजूद है, विच इज़ विजुअल स्टूडियो कोड, विच इज़ कर्सर, तो हम CLIs के ऊपर क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? किसी ने इस सवाल का जवाब तलाश किया है? रेज योर हैंड्स। जी, स्पीड की वजह से। ठीक है, कोई और? जी, ये माहीन लग रही है मुझे, माहीन ही है ना जी। अच्छा, तो हमारे पास 2 जवाब आ चुके हैं। एक आपने दिया, आपका नाम क्या है? अवीज, नवीद, नवीद, सिंधी लग रहे हैं, बलोच हैं, फिर तो आप मेरे रिश्तेदार हैं क्योंकि मेरा रिश्ता बलोचिस्तान में हुआ है। अच्छा जी, मजाक कर रहा हूँ, रिश्ता बलोचिस्तान में हुआ है, लड़की बलोच नहीं है, वो मेरी कास्ट की आराई ही है। अच्छा, जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा हूँ। तो नवीद भाई हैं और माही ने इन्होंने जवाब दिया है, ही इज सेइंग के स्पीड, और शायद आप ये कहना चाह रही हैं कि वी हैव अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्क, और वो यूं कि हमारा जो सिस्टम है वो ज़्यादा कनेक्टेड होता है CLI के साथ एज़ कम्पेयर टू UI। शायद अब यही कहना चाह रही होंगी, बट असली जवाब यही है। जवाब यही है कि CLIs के ऊपर हम काम यूं कर रहे हैं बिकॉज जो CLIs है ना वो हमारे सिस्टम के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। जो UI होती है ना, UI को कॉन्टेक्स्ट जमा करने में, फिर उस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर एम्बेडिंग लगाने में, उस एम्बेडिंग को क्लाउड पर भेजने में, क्लाउड से जो है वो लोकल क्लाइंट के ऊपर जवाब आने में बहुत देर लगती है। ठीक है, सारी गेम में कॉन्टेक्स्ट का मतलब है डेटा। जब भी मैं ये वर्ड यूज़ करूँ ना, कॉन्टेक्स्ट, जब ये वर्ड यूज़ किया जाए कॉन्टेक्स्ट, तो आप सब लोगों ने समझ जाना है कि यहाँ पर बात हो रही है डेटा की। किसकी बात हो रही है? डेटा की। एंड डेटा इज एवरीथिंग, सब कुछ ही डेटा है, क्योंकि डेटा के ऊपर आप डिसीजन लेते हो, जब आप डिसीजन लेते हो तब आप कुछ करते हो। तो स्पीड वाली बात भी बिल्कुल करेक्ट है। वही स्पीड वाली बात हो गई कि UIs से हटकर जो हमारे पास CLIs होती हैं वो कॉन्टेक्स्ट को जल्दी पिक कर लेती हैं, और जैसे फाइल सिस्टम हो गया हमारे पास, उसके साथ कनेक्शन भी जल्दी हो जाता है, फाइल जल्दी क्रिएट हो जाती हैं, मेंटेन हो जाती हैं जस्ट बाय यूजिंग CLIs। दूसरा बेनिफिट यह है CLI का कि CLI क्लाउड के साथ भी कनेक्टेड होती है, और वो कुछ यूँ कि जो भी हमारे पास क्लाउड है, आई डोंट नो आपने एक्सप्लोर किया है कि क्लाउड नेटिव क्या है, या टेक्नोलॉजी, या स्पेसिफिकली जो ये आपकी वेबसाइट होती है जब आप ये इंटरनेट पर डिप्लॉय करते हैं उनके साथ आपकी UI कैसे कनेक्ट होती है। आई डोंट नो आपने ये चीज़ें एक्सप्लोर की हैं नहीं, पर करनी चाहिए। तो क्लाउड भी हमारा जो है वो CLI के साथ जल्दी कनेक्ट होता है। देखें ना, कियोस्क नहीं है। अब ये देखें, ये मेरा टर्मिनल खुला हुआ है, कितना सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सिर्फ मुझे ये पता होना चाहिए कि कौन सी कमांड्स का मैंने किस टाइम पर इस्तेमाल करना है, मेरा सारा का सारा काम जो है वो इजीली हो जाएगा। अब इसके बनिस्बत में अगर ये खोलूँ, है तो ये भी क्लीन, बट इट हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, और ह्यूमंस जो है ना वो सिंपल चीज़ को प्रेफर करते हैं। पर सिंपल में एक छोटा सा मसला ये आ गया कि हमें जो है वो जस्ट कमांड्स याद रखनी है। कमांड आप इजीली याद रख सकते हैं व्हेन यू डू अ लॉट ऑफ वर्क विद योर हैंड्स। जब आप अपने हाथों के साथ काम कर रहे होंगे ना,
तो इजीली बहुत ही आराम से सारी की सारी चीज़ें आपके दिमाग में पिक होना शुरू हो जाएंगी। तो इसी वजह से एट द एंड यही डिसीजन बनाया सर ज़िया ने कि हम कोशिश करेंगे इन द फ्यूचर, लाइक कोशिश क्या करेंगे, यही करेंगे कि अल्लाह भला करे टर्मिनल के ऊपर शिफ्ट होंगे या फिर CLI के ऊपर शिफ्ट होंगे। CLI हम यूज़ करेंगे, अगर आप लोगों के पास पैसे हैं, यू हैव द प्रीमियम, तो फिर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप क्लाउड का इस्तेमाल करें, क्लाउड के CLI का इस्तेमाल करें। नहीं तो फिर कॉइन भी है, QWEN, और जेमिनाई है, और इन लोगों की फिर आप CLI यूज़ कर सकते हैं। वो भी आपका काफ़ी सारा फ्री के अंदर काम करने में हेल्प करेंगी। अच्छा, ये चीज़ें हमने एक्सप्लोर कर ली। फिर MCP की बातचीत हो रही थी, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। नाम ही काम का मतलब डिफ़ाइन करता है, ये वर्ड याद रखिएगा। जो Q3 वाले स्टूडेंट हैं वो इस चीज़ से मुत्तफिक होंगे कि मैं ये बात बार बार दोहराता हूँ कि नाम ही काम को डिफ़ाइन कर रहा होता है। अब ये जो MCP है, MCP की अगर आप फुल फॉर्म देखें तो इट इज़ स्टैंड फॉर मॉडल कॉन्टेक्स्ट एंड प्रोटोकॉल। मॉडल तो हो गया हमारे पास LLM विच इज़ द ब्रेन, ठीक है। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है, डेटा। तो सारा का सारा गेम है डेटा का। डेटा को LLM तक पहुंचाने के लिए एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल बनाई गई जिसका नाम रखा MCP, बस इससे आगे कुछ नहीं है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इसके अंदर टेक्निकल चीज़ों की डिस्कशंस की जाए तो वी हैव क्लाइंट, वी हैव सर्वर, वी हैव रिसोर्सेज, वी हैव सैम्पलिंग, और पता नहीं क्या से क्या चीज़ें हैं मौजूद हैं MCP के अंदर ना, जिसे इंशाल्लाह हम एक्सप्लोर करेंगे इसी क्वार्टर में इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट सर ज़िया के मुँह से सुनी थी। टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट सर अमीन भी यही कहते हैं। सर अमीन, आप सबको पता है कि इस टाइम पर किस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं? बैंक अल बिलाद के साथ तो काम कर रहे हैं। ये आपके पास पुरानी न्यूज़ है, असली न्यूज़ हमारे पास है, पर माशाल्लाह से आई डोंट नो बतानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए, बट जस्ट फॉर सम इंस्पायरेशन, बस बहुत अच्छी सैलरी है। इतनी अच्छी सैलरी है कि जो लोगों की ड्रीम्स होती है ना, बहुत बड़ी ड्रीम होती है कि यार मैं इतना पैसा कमाऊंगा। सर अमीन की मंथली सैलरी जो है वो सर अमीन ने जो अभी हमारे साथ शेयर की थी वो खैर मैं नहीं बताऊंगा, इट्स एन प्राइवेट थिंग। तो सर अमीन ने हमें तो बता दिया था क्योंकि हम फैकल्टी वाले हैं तो वो हमसे थोड़े घुल मिल कर रहते हैं। पर कहने का मकसद ये है कि रिसेंटली उन्होंने एक कंपनी ज्वाइन की है और शायद पार्ट टाइम है या वो फुल टाइम है, और उसकी सैलरी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा है। एक ड्रीम डेवलपर की सैलरी होती है, वो ड्रीम डेवलपर की भी शायद इतनी नहीं होती, उससे ज़्यादा ही है माशाल्लाह से। तो ज़बरदस्त सीन है। अच्छा सर अमीन को हम क्यों लेकर आए थे, क्या बात कर रहा था मैं? टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। हाँ सर अमीन हमें शुरू से ये कहते हुए आ रहे हैं कि आप सब लोग टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट किया करें। आपने एक स्पेसिफिक फंक्शन राइट किया है पाइथन का, ठीक है, आपने एक फंक्शन डिफाइन किया है। अब अगर आप उस फंक्शन की एक सिंपल एज दैट टेस्ट राइट कर लेंगे तो जो कॉरपोरेट कंपनीज होती हैं ना, वो एक छोटी छोटी गलती को भी पकड़ती हैं। जो कॉरपोरेट लेवल की कंपनीज होती हैं, मतलब जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गई, गूगल हो गई, या जिस कंपनी में भी सर अमीन गए हैं वो हो गई, तो वो मतलब टेस्ट करती रहती है अपने सारे के सारे कोड बेस का। तो सर ज़िया ये कहना चाह रहे थे और सर अमीन भी यही कहते हैं कि टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट अगर आप अपने कोडिंग वर्क फ्लो के अंदर पुट कर देंगे तो आप सब लोगों के लिए टॉप कंपनीज में जाना आसान हो जाएगा। आपका कोड जो है वो मोर मेंटेनेबल और मोर ट्रस्टेबल होगा, ठीक है। तो टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट के लिए आप मल्टीपल लाइब्रेरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइथन की भी लाइब्रेरीज मौजूद है, पाईटेस्ट है पाइथन में, टाइप स्क्रिप्ट वाली का नाम मौका है, चाहे एक लाइब्रेरी का नाम है, और एक मौका नाम है, और कुछ और भी हैं ऐसी लाइब्रेरीज ना। अच्छा जी, तो ये चीज़ें हमने देख ली। टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट के बाद स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट थी। स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट का मतलब ये है कि अपने जितने भी कोडिंग के टास्क है ना, उसको आप ब्रेक डाउन कर दें स्मॉलर चंक्स के अंदर। आपने एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन बनानी है, अब पता नहीं
टाइप स्क्रिप्ट की दुनिया में जब आप थे यानी नेक्स्ट.js को जब एक्सप्लोर कर रहे थे, आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा कि कोई भी एप्लीकेशन बनाने से पहले आप एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है PRD। क्या नाम होता है? PRD। PRD स्टैंड फॉर प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। तो PRD स्पेसिफिकली आप सब लोगों को बनाना होता है। तो स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट ये कहती है कि आप सब लोग अगर एक सिंपल PRD बना लें, ठीक है, एप्लीकेशन की डेवलपमेंट से पहले, उसके अंदर जितने भी टास्क आपने अपनी प्रोडक्ट के लिए असाइन किए हुए हैं उसे स्मॉलर चंक्स के अंदर डिवाइड कर कर डेवलपमेंट करेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सिंपल एज दैट, इससे आगे कुछ नहीं है। लास्ट थिंग वाज क्लाउड नेटिव। और क्लाउड नेटिव के चीते हैं माशाल्लाह से हमारे पास अमीन ही हैं। ये पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर वो बंदे थे जिन्होंने 2019 के अंदर क्यूबरनेटीज़ का एग्ज़ाम पास किया था। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्यूबरनेटीज़ की शुरू में तो बातचीत ये हो रही थी। अच्छा, क्यूबरनेटीज़ आसान लफ्ज़ों में बता दूं तो एक सिंपल टूल है जो क्लाउड डेवलपर्स यूज़ करते हैं अपनी एप्लीकेशन को क्लाउड पर डिप्लॉय करने के लिए। क्लाउड का जब भी आप ये वर्ड सुन लें ना, बस आपने इतना ही समझना है कि इंटरनेट पर आपकी एप्लीकेशन को चलाने की बातचीत हो रही है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो क्लाउड नेटिव, स्पेसिफिक क्लाउड नेटिव के अंदर क्यूबरनेटीज़ वो वाहिद टूल था जिसने ऑर्केस्ट्रेशन वर्क फ्लो को मेंटेन करना आसान कर दिया। ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब होता है कि 100 डिफरेंट टूल्स को एट अ टाइम चलाना और किसी एक स्पेसिफिक टास्क को फुलफिल करना। दिस इज कॉल्ड ऑर्केस्ट्रेशन। क्या होती है ये? ऑर्केस्ट्रेशन होती है। तो ऑर्केस्ट्रेशन क्यूबरनेटीज़ की मदद से आसान हो रही थी। और पाकिस्तान में सरजिया के ही माशाल्लाह से स्टूडेंट्स थे जिन्होंने जब ये एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस हुआ बाय क्लाउड नेटिव फाउंडेशन, उस फाउंडेशन का नाम है CNCF, क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन। इनका प्रोजेक्ट है क्यूबरनेटीज़। इनके हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्ट हैं जो क्लाउड की दुनिया के लिए बनाए गए हैं। तो उसका एग्ज़ाम पास किया था और नाउ ही इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क इन द फॉलोइंग फील्ड। तो क्लाउड नेटिव का आसान लफ्ज़ों में मतलब ये है कि अपनी एप्लीकेशंस को इंटरनेट पर डिप्लॉय करना। अब इंटरनेट पर डिप्लॉयमेंट अगर आप सिंपल करना चाहते हैं प्लेटफॉर्म्स लाइक वर्सल का इस्तेमाल करते हुए तो आप कर सकते हैं, बट अगर आप अपने सर्वर्स बनाना चाहते हैं और अपने सर्वर बनाकर डिप्लॉयमेंट करना चाहते हैं जो टॉप कंपनीज करती हैं, जो कौन करती हैं? टॉप कंपनीज करती हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं ना, ये किसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करती, ये सब कुछ जो है वो अपना करती हैं। ये सब कुछ क्या करती हैं? अपना करती हैं, मतलब अपना बनाती हैं और उसके बाद फिर इंटरनेट पर डिप्लॉयमेंट करते हैं। तो क्लाउड नेटिव के अंदर डॉकर सबसे पहली चीज़ है जिसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए। डॉकर से पहले बल्कि पता होना चाहिए कंटेनराइजेशन क्या है। क्या है? कंटेनराइजेशन क्या है? कंटेनराइजेशन, फिर डॉकर, ठीक है। डॉकर के बाद जो है वो डॉकर के बाद आप सब लोगों को क्यूबरनेटीज़ पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्लाउड नेटिव के ही मल्टीपल टूल्स हैं जिनमें हमारे पास रेंचर है, रे है और क्या है दयान भाई? क्या है? हाँ, जेनकिंस फॉर CI/CD पाइपलाइन, सही है, जेनकिंस भी है। अच्छा जी, तो ये हो गया 7 पिलर्स गिवन बाय सरजिया। और सरजिया ने आज सुबह ही एक पोस्ट शेयर की है कि अब आपको जो है वो 7 पिलर्स नहीं करने, अब आपको 9 पिलर्स के ऊपर काम करना है। और सरजिया ने आखिर में एक वर्ड यूज़ किया, M शेप्ड डेवलपर्स। अब मुझे नहीं पता कि M की फुल फॉर्म सर के कॉन्टेक्स्ट में क्या थी, बट शायद M का मतलब मल्टी है। M का मतलब मल्टी है। सरजिया कुछ यूँ ही कहना चाह रहे थे कि मल्टी लेवल डेवलपर, मल्टी शेप्ड डेवलपर। इसका मतलब ये है कि मल्टीपल काम्स को वो करना जानता हो, फिर भी वो टेक की दुनिया के अंदर इवॉल्व हो सकता है। सो दिस इज़ द लास्ट इंटरव्यू ऑफ दिस इज़ द लास्ट ओवरव्यू, दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ आवर लास्ट क्लास। अच्छा जी भाई, ये हमारे पास माशाल्लाह से दयान भाई मौजूद हैं, ये भी फैकल्टी का पार्ट हैं। ही इज़ टीचिंग असिस्टेंट हेयर। और दयान भाई अपने बारे में बताएं, आजकल आप क्या कर रहे हैं? आजकल मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ और उसके अलावा
फ्रीलांसिंग बस यही है। बस जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, काम काम और काम, बयान में ही कह रहे हैं कि फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग और फ्रीलांसिंग। क्लैपिंग हो जाए एक मर्तबा। अच्छा जी, अब हम चलेंगे अपनी आज की क्लास के मेन मुद्दे पर, मेन टॉपिक पर, प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। जी आपका नाम क्या है? रिजवान भाई जी पूछें। मैंने देखे नहीं, मैं रास्ते में था, आ रहा था नवाबशाह से, तो मैंने सही से वो डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ा जो सर ने शेयर किया था, बट मैंने ऊपर से उसकी हेडिंग देखी थी, 9 पिलर्स। दैन भाई आपने देखे हैं? जी जी जी। दयान भाई कह रहे हैं कि मैं एम शेप की मीनिंग डिफाइन कर देता हूँ कि एम शेप का क्या मतलब है। जी दयान भाई। देखिए एम शेप का मतलब क्या है, पहले होता था कि फ्रंट एंड डेवलपर अलग काम कर रहा होता था, बैक एंड अलग कर रहा होता था, डेवऑप्स की टीम अलग थी। लेकिन अब जो एजेंटिक एआई का दौर है और अब जो नया दौर है उसमें आपको बिजनेस भी आना चाहिए, मार्केटिंग भी आनी चाहिए, और तमाम जैसे सॉल्यूशन आर्किटेक्ट होता है ना कंपनी में, मिसाल के तौर पे कंसल्टेंट कह सकते हैं उसको, तो बिजनेस डोमेन के अंदर आपको अब ये आना चाहिए, वरना आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। तो इस तरफ थोड़ा सा फोकस करें, ये नई दुनिया। ठीक है, गुड टू गो। अच्छा जी, तो मल्टीपल काम्स, सारे कामों के बारे में आपको पता होना चाहिए, मार्केटिंग, बिजनेस, कोडिंग, प्रोग्रामिंग, सब कुछ, एवरीथिंग एल्स। चलेंगे, चलते हैं प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग पर। तो आप सब लोगों ने जाना है पेनावर्सिटी की ऑफिशियल गिटहब रिपोजिटरी पर, जिसका नाम है लर्न लो कोड एजेंटिक एआई। जाने का तरीक़ेकार बहुत सिंपल है, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। सबसे पहले आपने जाना है github.com/penaversity, ठीक है। इसके बाद जो है वो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर एक पॉपुलर रिपोजिटरी मिलेगी, पिन रिपोजिटरी मिलेगी, जिसका नाम है लर्न लो कोड एजेंटिक एआई। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मल्टीपल फोल्डर्स आ जाएंगे इस रेपो के। तो पहला ही फोल्डर है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक बहुत ही डिटेल्ड रीडमी आ जाएगी, जिसको आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। नहीं भाई, प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का सीन क्या है? लास्ट क्लास में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एलएलएम्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था, और अब इन सबको पता भी है क्योंकि इन्होंने एक गिवन असाइनमेंट को मुकम्मल किया हुआ है। आप बताएं कि यार ये प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का सीन क्या है, फंडामेंटल्स क्या हैं, क्यों हमें पढ़नी चाहिए, और इसके हवाले से थोड़ी सी रहनुमाई। अच्छा, अशारी भाई ने अभी बहुत बड़े बड़े वर्ड्स आप लोगों को बताए, क्यूबरनेटिस, डॉकर, कंटेनराइजेशन। तो मेरी तरह जिनको नहीं पता ना, वो दिल पे ना लें, सही है, क्योंकि ये वक्त के साथ हम लोग सीखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। अभी जो हमने सीखना है वो चीज़ हमारी है प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। सबसे पहले तो ये हम क्यों सीख रहे हैं, जैसे आप लोग नए आए थे तब हमारे पास एआई आया था, सर जया ने हम सबको मूव किया एआई पर। पहले हम लोगों ने टाइपस्क्रिप्ट सीखी कि भाई आप लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट.जेएस सीखी कि हमारा जो है ना फिर फ्रंट एंड एक कंप्लीट हो गया। देन हम लोग फिर बैक एंड पे शिफ्ट हुए, हम लोगों ने पाइथन सीखी, पाइथन के बाद एजेंटिक एआई सीखी। लेकिन जब तक हम लोग सीखते जा रहे हैं, हमारा भी टाइम जा रहा है, लेकिन एआई भी इम्प्रूव होता जा रहा है। अगर हम देखें, जब हम लोगों ने इस कोर्स को स्टार्ट किया था तब एआई इतना स्मार्ट नहीं था। एलएलएम था, ठीक है, उसके पास सर्च की फंक्शनैलिटीज़ नहीं थी, तस्वीर जनरेट करने की नहीं थी, वीडियो जनरेट करने की जो फंक्शनैलिटीज़ नहीं थी। लेकिन आज के दौर में एलएलएम इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि वीडियोस भी जनरेट कर लेता है, इमेजेस भी जनरेट कर लेता है। आप लोगों ने देखा होगा आजकल फेसबुक पे ट्रेंड चल रहा था नैनो बनाना का, इतनी रियलिस्टिक इमेजेस जनरेट करता है कि पता ही नहीं चलता ये फेक है या रियल है। कल को कोई हमारी उल्टी सीधी इमेजेस जनरेट करके पोस्ट कर दे, पता ही नहीं चलेगा कि रियल है या फेक है। मतलब एआई इतना स्मार्ट हो चुका है। तो वक्त के साथ एआई खुद को इम्प्रूव करता जा रहा है और हम अभी भी सीख रहे हैं। और जैसे अशारी भाई ने बताया कि 2023 के अंदर किसी ने ट्वीट किया था कि इंग्लिश इज़ अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो आज के दौर में ये चीज़ सच साबित हो चुकी है कि इंग्लिश क्या है, न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास एक अदद ब्रेन मौजूद है एलएलएम नाम का, जो कि इंसानों की तरह सोच रहा है, चीज़ों को समझ रहा है और जनरेट कर रहा है, वो काम कर सकता है जो हम नहीं कर सकते।
तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बस उस LLM को यूज़ करके सारे काम करवाने चाहिए। बेहतरीन तरीक़ेकार ये है। अब वो LLM क्या समझता है, LLM आपको कहीं भी मिल जाएगा। जैसे हमारे पास ChatGPT है, उसका एक अलग LLM है, जेमिनाई है, हमारे पास DeepSeek है और मल्टीपल हमारे पास LLMs मौजूद है। लेकिन जैसे अभी बताया कि एक जो है ना हमारे पास CLI बेस्ड हमारे पास जो है ना एक LLM आ चुका है, मतलब वो खुद को दिन ब दिन इम्प्रूव करता जा रहा है। अब हमारा गोल क्या है कि हम अपने प्रोडक्ट्स बनाएं, ठीक है, किसकी मदद से, उन LLMs की मदद से, उनको यूज़ करते हुए हम लोग अपने प्रोडक्ट्स बनाएं। किस तरह से बनाएंगे, अब LLM से हमें कम्युनिकेशन करनी होगी, उससे जो है ना बात करके अपना जो है ना एक डिज़ाइन आउटपुट लेना है। ये जो हमारी कंप्लीट प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग है ना, इसका मेन मकसद यही है कि हमें अपने LLM से एक अदर डिज़ाइन आउटपुट लेना है, जो हम चाहते हैं हमारी ख्वाहिश के मुताबिक एक अदर आउटपुट, जो भी हम चीज़ बनवाना चाहें, चाहे फिर मैं वो एक वेबसाइट की UI बनवा रहा हूँ, मैं उससे कंप्लीट वेबसाइट बनवा रहा हूँ, हर चीज़। प्रॉम्प्ट की बात करूँ तो हमारे पास प्रॉम्प्ट का मतलब होता है क्वेश्चन या फिर कोई इंस्ट्रक्शन। लेकिन अगर मैं बात करूँ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की, तो इसका मतलब है कि LLM से क्या करवाना है और किस फॉर्मेट में करवाना है, उसकी प्लानिंग को हम क्या कहते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास उसके साथ आता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। अशर भाई थोड़ा सा ऊपर करिएगा, स्क्रीन मेरे पास भी शो हो रही है, किसी को चल रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है, नीचे नीचे और नीचे फर्स्ट पार्ट, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट से हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, जिसके अंदर सबसे पहला हमारा टॉपिक है व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। जैसे मैंने बताया कि LLM से क्या काम करवाना है और किस फॉर्मेट में करवाना है, उसको हम लोग, उसकी प्लानिंग को हम लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। तो अगर यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो ये कहता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज द आर्ट। ये क्या है, ये एक आर्ट है, ये साइंस है फॉर क्राफ्टिंग इंस्ट्रक्शन दैट गाइड AI लैंग्वेज मॉडल। मतलब AI लैंग्वेज मॉडल को गाइड करके हम लोग क्या करते हैं, अपनी इंस्ट्रक्शन देते हैं, अपना जो क्वेश्चन है वो करते हैं। टू प्रोड्यूस डिज़ायर्ड आउटपुट, ये यहाँ पर वही बात कर रहा है कि अपने डिज़ायर्ड आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी इंस्ट्रक्शन लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये थोड़ी सी सिंपल डेफिनेशन है, जो कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम लोग क्या टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। तो आप लोगों ने इसको एक्सप्लोर किया होगा, किया है नहीं किया, किस किस ने किया, तकरीबन स्टूडेंट्स ने किया है, ठीक है। तो अब इसको क्यों करना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि आज के दौर में न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी क्या है, इंग्लिश। तो ये कह रहा है यू डोंट नीड टू बी अ प्रोग्रामर टू यूज AI इफेक्टिवली। आप ज़रूरी नहीं है कि प्रोग्रामर हो AI को अच्छे तरीके से यूज़ करने के लिए। चाहे आप मेडिकल फील्ड से हो, चाहे आप जो है ना डॉक्टर है, इंजीनियर है, ड्राइवर है, कहीं से भी, मतलब किसी भी फील्ड से हो, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है ना, तो आप कोई भी इससे प्रोडक्ट बनवा सकते हो अभी के दौर में, ठीक है। आप लोग कुछ बेहतर तरीके से बनवा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, आप लोगों ने पढ़ी है, आप लोगों को पता है नेक्स्ट.js क्या है, आप लोगों को UI बनाना आती है, UI UX आप लोगों ने पढ़ रखी है, बैकएंड को किस तरह से डिज़ाइन करना है, AI किस तरह से इंटीग्रेट करनी है, आप लोग बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। लेकिन अभी जो ये करंट वक्त चल रहा है, इसके अंदर ज़रूरी नहीं है आप प्रोग्रामर, ज़रूरी नहीं है आप जो है ना एक अच्छे डेवलपर हो तो ही आप कुछ बना सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया LLM इतना स्मार्ट हो चुका है कि हर चीज़ वो खुद से जनरेट कर सकता है, चाहे फिर वो पिक्चर्स हो, वीडियोज़ हो, वेबसाइट्स हो, आपके AI मॉडल्स तक बना सकता है। अभी जो हमने लास्ट क्वार्टर के अंदर OpenAI एजेंटिक SDK पढ़ी थी ना, वो किस लैंग्वेज के अंदर थी, पाइथन के अंदर। लेकिन जब हम उसको एक्सप्लोर कर रहे थे, हमारी आधी क्लासेस हो चुकी थी, तब क्या हुआ था कि उसने OpenAI ने अपनी इसी एजेंटिक लाइब्रेरी को, फ्रेमवर्क को टाइपस्क्रिप्ट के अंदर भी लॉन्च कर किया था। तो इट मीन कि हमारे पास कुछ जो है ना ऐसे टूल्स हैं जिसकी मदद से हम लोग UI वगैरह जनरेट कर सकते हैं। मैंने क्या किया था, जब वो नया लॉन्च हुआ था कि टाइपस्क्रिप्ट के अंदर भी OpenAI एजेंटिक SDK आ चुकी है, तो मैं टूल यूज़ करता हूँ वेबसाइट की UI बनाने के लिए, V0 वर्सल का। इसने यूज़ किया है,
वो इतनी खूबसूरत वेबसाइट्स आपको बना के देता है, पर शर्त ये है कि आपकी जो है ना प्रॉम्प्ट अच्छा हो। सबसे बेहतर प्रॉम्प्ट आपका होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके प्रॉम्प्ट से ही वो वेबसाइट बनाता है। उसको नहीं पता आप क्या बनवाना चाहते हैं, आपको उसे समझाना पड़ता है, उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, उसको कॉन्टेक्स्ट देना पड़ता है, एग्जाम्पल्स देनी पड़ती हैं, बताना होता है कि मैं ये चाहता हूँ 5 पेजेस की वेबसाइट, उसके अंदर ये चीज़ें हो, उसकी थीम के ये 2-3 कलर्स हो, उसके पहले पेज पे ये हो, दूसरे पेज पे ये हो, तीसरे पेज पे ये चीज़ हो, तब जाकर वो आपको आपका डिज़ाइन आपको देता है। तो मैंने इससे क्या किया था, एक अदद स्कूल की मैं जो है ना एक तब स्टार्टअप में काम कर रहा था, तो मेरे पास एक आइडिया था कि क्यों ना मैं जितने भी कराची के बड़े स्कूल हैं तो उनके लिए एक AI मॉडल बना दूँ। ठीक है हर स्कूल के नाम से उनको बना के दे दूँ, उनका सिलेबस, उनका कोर्स, हर चीज़ उसी के पास मौजूद हो। तो मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं जो है ना उसको इतनी जल्दी बना के किसी स्कूल टीचर जो है ना अपना ओनर को दिखा दूँ। तो मैंने क्या किया था, इस V0 का यूज़ करते हुए उसका फ्रंट एंड भी बनाया था और उसका बैक एंड भी टाइप स्क्रिप्ट के साथ बनवाया था एजेंटिक AI को यूज़ करते हुए। क्यों? क्योंकि तब उसने लॉन्च कर दिया था कि ये जो इसका एजेंटिक AI है वो टाइप स्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर भी आ चुका था। तो मैंने उसका फ्रंट एंड भी बनवाया था, बैक एंड भी बनवाया था। मैंने क्या दिया था, 2 चीज़ें दी। सबसे पहले एक चीज़ थी, वो है हमारे पास प्रॉम्प्ट, दूसरी मैंने जेमिनी की दी और उसने एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बना दिया था। अभी मुझे उसकी URL याद नहीं है, अगर याद आ गई तो मैं आपको कभी दिखाऊंगा। लेकिन उसने कंप्लीट एक चैटबॉट बना दिया था जो मेरे साथ कम्युनिकेट कर रहा था, फ्रंट एंड भी था, बैक एंड भी था, स्कूल का कोई नाम भी लिखा हुआ था। एडमिन के तब से लेकर जो है ना हमारा AI इतना स्मार्ट हो चुका है, बस हमें क्या आना चाहिए, हमें उससे काम निकलवाना आना चाहिए। अब ये AI इतना मतलब कोई बस नॉर्मल हद तक जो है ना स्मार्ट नहीं है, ये इतना स्मार्ट है कि आप जाकर इससे पूछेंगे ना कि 1 साल में मैं 50 लाख कैसे कमा सकता हूँ, ये आपको 1000 टेक्निक्स बताएंगे और यकीन करें आप फॉलो करेंगे, आप चले भी जाएंगे। लेकिन फिर वो आपको ट्रेडिंग वेडिंग पे भी लगा देता है कि भाई ट्रेडिंग कर लो। फिर आपने वो पीछे बैनर भी देखा हुआ है कि आप बोलेंगे चले भाई क्रिप्टो प्लेटियो ज्वाइन कर लेते हैं, समझ रहे हैं। तो आजकल के दौर में ये LLM इतना स्मार्ट हो चुका है, अगर हमें इससे काम निकलवाना चाहिए तो हमें अच्छी इंग्लिश आना चाहिए। अगर अच्छी इंग्लिश आती है तो हमें बेस्ट टेक्निक्स आनी चाहिए प्रॉम्प्ट्स की और कॉन्टेक्स्ट की। क्यों? क्योंकि हमारी आज के दौर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश। उम्मीद है आप लोगों को चीज़ ये समझ आई होगी। ये सर यूनिवर्सल लैंग्वेज है, इंग्लिश इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज, एवरीवन नोज इंग्लिश। बाकी लैंग्वेजेस समझता है जी, आपने बाकी लैंग्वेजेस समझता है, बट द थिंग इज इंग्लिश इज मोस्टली यूज बाय एवरीवन। इंग्लिश जो है वो ज़्यादातर हर बंदा यूज़ करता है, हर एक कंट्री के अंदर प्रोफेशनल लैंग्वेज है, तो इसी वजह से इंग्लिश को पिक किया गया। हाँ दे सकते हैं बट द थिंग इज कि फिर वो इंजीनियरिंग वाला जो पार्ट है ना, लाइक यहाँ पर प्रॉम्प्ट तो है हमारे पास, प्रॉम्प्ट तो आप दे देंगे उर्दू के अंदर, पर वो जो इंजीनियरिंग वाली चीज़ है ना वो इंग्लिश के ज़रिए अचीव होगी। जी आपका नाम मेरे जहन से फिर निकल गया, जी रिजवान भाई। नवीद भाई आपको जवाब मिल गया है। तो रिजवान भाई ने हमें क्या जवाब दिया है कि LLMs में हम इंग्लिश को ही क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने कल की लास्ट क्लास में देखा था कि LLMs ट्रिलियंस ऑफ पैरामीटर पर ट्रेन होते हैं। अब ये जो पैरामीटर हैं ये रॉ टैग्स होते हैं। रॉ टैग्स जो है वो रिजवान भाई कहना चाह रहे हैं कि 65% कौन सा है, इंग्लिश में है, दैट्स वाई वी हैव बीन यूजिंग इंग्लिश। जी हमजा अच्छा, शायद हमजा भाई आप ये पूछना चाह रहे हैं कि डेवलपर होना क्यों ज़रूरी है,
इन शॉर्ट। आप समझें ये सब इनके सवाल? जी सवाल। जैसे मैंने बताया ना कि आप जो है ना बेहतर काम कर सकते हैं क्योंकि आप डेवलपर हैं। अगर वो क्रैश होता है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी से तकरीबन 3 महीने पहले हमारे पास एक टूल्स है, अभी भी मौजूद है, लवेबल नाम का। वो क्या करता है, आपको फ्रंट एंड यूआई बना देता है, सेम ऐसे ही जैसे V0 ये लवेबल दिख रहा है, ये आपको फ्रंट एंड भी बना देता है, इसका बैक एंड भी वो बनाता है, और आपको एक अदद सुपरबेस नाम का डेटाबेस भी जो है ना वो इंटीग्रेट करके देता है। एक गोरा था अपर पे हमें मिला, वो इससे वेबसाइट जो है ना क्रिएट करवा के, कंप्लीट वेबसाइट क्रिएट करवा के हमारे पास लाया कि मेरे पास एक वेबसाइट है जो मैंने क्रिएट की है, इसके अंदर मेरे पास एक एरर है जो कि मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा। अब एरर कुछ भी नहीं था, जस्ट सुपरबेस की जो है ना वो कनेक्टिविटी का इशू था। हमने उसको सॉल्व किया। बताने का मकसद ये है कि जितने बाहर के गोरे भी हैं ना, वो भी डायरेक्ट इससे वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप, मैंने जैसे बताया कि आप लोग बेहतर काम कर सकते हैं, बेहतर वेबसाइट बना सकते हैं क्योंकि आप डेवलपर्स हैं, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, आप लोगों ने एजेंटिक एआई सीख रखी है। लेकिन आज के दौर में एआई इतना स्मार्ट होता जा रहा है कि अगर आपके पास V0 को आप लोग यूज़ करेंगे ना, तो आप लोग एक वेबसाइट जनरेट करवाएंगे, उसके पास एरर आएगा तो वो आपको बताएगा यहाँ पर ये एरर आ रहा है, फिक्स विथ V0। समझ रहे हैं, फिक्स विद V0। अगर एरर आया है तो आप सिर्फ उस पर क्लिक करेंगे, वो ऑटोमेटिकली उस कोड को रीजनरेट करके उस एरर को भी फिक्स करेगा। तो यहाँ पर फिर डेवलपर की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन एक अच्छी प्रोडक्शन लेवल पर एप्लीकेशन बनाने के लिए, कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए लेवल पर बता रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मल बात नहीं करना, नॉर्मल कोई भी जनरेट कर सकता है। इस लेवल पर बनाने के लिए आपका प्रोग्रामर होना फिर ज़रूरी है। समझ आई? आई होप आपको आंसर मिला होगा। जी, किसी और का सवाल है इन तीनों के अलावा? क्योंकि शुरू से ये 3 ही सवाल कर रहे हैं और एक माहीन ने किया था। ये जो हैं वो तो खैर माशाल्लाह से शुरू से ही इस क्वार्टर की हैं, टॉप स्टूडेंट रह चुकी हैं, और भी इस क्लास की बहुत सारी लड़कियां हैं जो मुझे नज़र आ रही हैं, और बहुत सारे लड़के भी हैं जो नज़र आ रहे हैं जो टॉपर्स रह चुके हैं। अच्छा जी, तभी मुझे इनका नाम भी याद है। अच्छा, तो किसी और का कोई सवाल है? अब तक जो हमने एक्सप्लोर किया हुआ है, याद रहे कि सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। किसी का सवाल है? जी क्या पूछ रहे हैं? IDE क्या है? IDE है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। सादा लफ्ज़ों में वो जगह जहाँ पर हम कोड लिखते हैं, VS कोड या कर्सर। अच्छा, किसी और का कोई और सवाल? कोई तो सवाल पूछ ले भाई, या तो आप सब लोगों के क्वेश्चन सारे क्लियर हैं? नहीं भाई, आप पूछ जी। CLI में जल्दी होती हैं फाइल सबमिट। CLI की कमांड जी, असल में डिफरेंस सिर्फ यही है कि CLI पर हम कमांड्स का इस्तेमाल करते हैं, UI पर हम इंटरफेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके अलावा कोई और स्पेसिफिक फ़र्क नहीं है। बट द थिंग इज़ के फाइल्स जो हैं वो जल्दी क्रिएट होती हैं, जल्दी मेंटेन होती हैं, अपडेट होती हैं ऑन CLI। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। मैं एक प्रोजेक्ट का नोट मॉड्यूल फोल्डर डिलीट कर रहा था, तो RMRF की कमांड है जिसका हम आमतौर पर फोल्डर्स को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वाई टर्मिनल। तो मैंने एक चीज़ नोट की कि कर्सर के अंदर रहते हुए मैंने फ़ोल्डर डिलीट किया तो 5 मिनट लग गए, पर मैंने टर्मिनल पर किया तो सिर्फ 30 सेकंड के अंदर वो पूरा फोल्डर डिलीट हो गया। तो ये फ़र्क है। अच्छा जी, किसी और का कोई और सवाल? जी, आप नाम भी बताइएगा अपना। अब्दुल्ला जी, आप क्वार्टर 2 में आए थे, फिर गायब हो गए, फिर क्वार्टर 3 में, नहीं क्वार्टर 2 में थे, फिर गायब हो गए, फिर वापस नजर आए। अच्छा, संडे में ही आ गए थे, सही से। जी जी, सही सही, समझ गया, मैं समझ गया। असल में फ़र्क यह है कि जो हमारे पास ओपन सोर्स मॉडल्स हैं लाइक लामा, वो
डाउनलोड हो जाते हैं ओलामा नाम की एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए। जब वो हमारे पास मॉडल्स लोकली अवेलेबल होते हैं ना, तो वो थोड़ा सा हार्डवेयर कंज्यूम करते हैं। बस ये वजूहत है, ये डिफरेंस है। बाकी ये है कि जो कॉइन है या फिर जो जेमिनाई है, वो सब लोग क्लाउड के साथ कनेक्टेड है बाय द एपीआई। स्लो है। लैपटॉप आपको पता है कौन सा चाहिए? कम से कम भी एनवीडिया की कोई अच्छी दैन पे चिप लगी हुई हो, तभी आप जो है वो एक पूरे मॉडल को डाउनलोड करके उसको एज ए रिप्लेसमेंट यूज़ करेंगे। जी, किसी और का कोई और सवाल? हाँ, वो लग करेगा, बिल्कुल ऐसे ही है जी। किसी और का कोई सवाल नहीं है तो चलें कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, प्रॉम्प्ट और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग की प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की डेफिनेशन जो है वो नईम भाई ने बताई है। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब सादा लफ्ज़ों में ये है कि गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द मॉडल, गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द मॉडल। अब हम जो यहाँ पर आप सब लोग बैठे हुए हैं ना, हम लोग आपको ये बताएंगे कि कैसे आप स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल करते हुए स्पेसिफिक काम कर सकते हैं। जस्ट आपने जो है वो इंजीनियरिंग वाला पार्ट यहाँ पर आकर सीखना है। बात यह है कि इंग्लिश तो आप सबको आती होगी। वैसे आप सब लोगों की इंग्लिश कितनी अच्छी है? नेटफ्लिक्स वाली मूवी देख लेते हैं तो समझ में आ जाती है इंग्लिश? हैंड रेस करें ज़रा। ये मैंने पूछना था नेटफ्लिक्स वाले कौन से यूज़र्स हैं, डायरेक्ट पूछता तो शायद नहीं पता चलता, वैसे पता चल गया। अच्छा, मजाक कर रहा हूँ। इंग्लिश वैसे बाय द वे आप लोगों की कितनी अच्छी है? अगर मतलब कोई भी वीडियो हो और उसमें सबटाइटल के बगैर कोई बंदा इंग्लिश में बातचीत कर रहा हो तो आप लोगों को समझ में आ जाती है। जिनको समझ में आ जाती है वो ज़रा हैंड रेस कर लें। नहीं भाई, स्टैट देख लें थोड़े से, ये स्टैट्स ज़बरदस्त। और अगर हम लोग कैप्शंस ऑन कर लें तो फिर वाले कौन कौन से हैं? सही है। मतलब ये है कि नहीं भाई, 95% को इंग्लिश समझ में आ जाती है बगैर कैप्शंस के। बाकी 5% ऐसे हैं जिनको कैप्शन ऑन करने पड़ते हैं। क्या हो जाती है? कंफ्यूजन हो जाती है आपको? यार, लोग कैप्शन ऑन करते हैं ताकि क्लियर हो उनको, आपको कंफ्यूजन। अच्छा, हाँ यार, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। कैप्शन का मसला ये होता है कि वीडियो चल रही होती है और वो कैप्शन चल रहा होता है, तो समटाइम ऐसा होता है कि वो रोक कर कैप्शन पढ़ना पड़ता है, इससे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन होती है। अच्छा, तो इंस्ट्रक्शन वाले पार्ट को इंशाल्लाह हम यहाँ पर सीखेंगे। दयान भाई, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग क्या है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को तो नईम भाई ने बहुत ही डिटेल के अंदर बता दिया। आप बताएं कि ये कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग क्या भला है? आसान लफ्ज़ों में ये बात कहूँगा मैं कि अपना कोई भी फैक्ट और एग्जाम्पल या एलएलएम को देना और उसके ऊपर फिर उससे काम करवाना, ये कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग है। बिल्कुल सही कहा आपने कि गिविंग एग्जांपल्स और गिविंग डेटा टू द एलएलएम इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। नहीं भाई, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? लाइक व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग? इन दोनों के हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट की जब हम बात करते हैं ना, तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब है वो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जो किसी बात का मतलब समझे, ठीक है। लेकिन अगर कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग की बात करें तो हम बात करते हैं उन टेम्पलेट्स की, उन एग्जांपल्स की, उस डेटा की, उन इंस्ट्रक्शंस की जो किसी काम को होने के साथ मदद करे, मतलब एआई से कोई काम करवाने में हमारी मदद करे। लाइक अगर मैं सिंपल अल्फाजों में आपको कॉन्टेक्स्ट समझाऊँ, इमेजिन करें कि अशारी भाई मेरे पास आए हुए हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कॉल पे, भाई आप कहाँ खड़े हो? मैं कहता हूँ मैं खड़ा हूँ। तो मैंने इनको सिर्फ लफ्ज़ कहा भाई मैं खड़ा हूँ, तो इनको कुछ समझ नहीं आएगी कि मैं बात क्या कर रहा हूँ, कहाँ खड़ा हुआ हूँ। लेकिन मैं अगर इनको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि यार मैं ग्राउंड में खड़ा हुआ हूँ, तो इनकी जो है ना वो समझ में आ जाएगा कि यार कोई ग्राउंड है जहाँ पर नहीं भाई खड़े हुए हैं। या फिर अगर एआई के कॉन्टेक्स्ट में रहकर बात करूँ तो मैं एआई से पूछता हूँ कि भाई हमारी कंपनी के अंदर रिटायरमेंट की पॉलिसी क्या है, तो क्या उसको पता है हमारी कंपनी कौन सी है? उसको नहीं पता। मैं क्या करूँगा, मैं उसको कॉन्टेक्स्ट दूंगा। कौन सा कॉन्टेक्स्ट दूंगा? कोई डॉक्यूमेंट दूंगा जो एचआर की पॉलिसीज वगैरह होंगी सारी, उसको डॉक्यूमेंट्स देके पूछूंगा कि बेस्ड ऑन दिस डॉक्यूमेंट्स टेल मी अबाउट आवर कंपनीज रिटायरमेंट पॉलिसी।
ठीक है, तो वो जाकर कॉन्टेक्स्ट समझेगा, मैंने उसको इन्फॉर्मेशन दी, वो उस इन्फॉर्मेशन से पहले रीड करेगा, फिर जाकर मुझे जवाब देगा। जो हमने एक्स्ट्रा उसको डॉक्यूमेंट दिए या पीडीएफ दी या टेम्पलेट दिए या फिर कोई एग्जांपल्स दी जिससे हमने उसको बैकग्राउंड समझाया, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। समझ आई? या फिर अगर इसके अंदर बात करें तो हमारे पास यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं, एग्जाम्पल से हमारे पास कह रहा है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्राफ्टिंग द इंस्ट्रक्शन, यू गिव द मॉडल, जो हम मॉडल को इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रहे होते हैं। क्यूरेटिंग द इंफॉर्मेशन द मॉडल कैन सी व्हेन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन, फिर वो क्या करता है, पहले वो इन्फॉर्मेशन को देखेगा, फिर उस इंस्ट्रक्शन के बेस पे हमें वो डिजाइन आउटपुट देगा। लाइक अगर मैं उससे सिंपल सवाल करता हूँ कि भाई मेरे लिए जो है ना आप एक अदर वेबसाइट जनरेट करो, जैसे मैंने V0 की बात की या लवेबल की बात की, तो अगर मैं सिर्फ उससे वेबसाइट जनरेट करने के लिए कह रहा हूँ तो उसको नहीं पता है कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरा डिज़ाइन आउटपुट क्या होना चाहिए। मैं उसको फिर कॉन्टेक्स्ट दूंगा, मैं उसको बताऊंगा 5 पेजेस की वेबसाइट होनी चाहिए, ठीक है, उसकी थीम कलर्स ये होनी चाहिए और उसके अंदर जो है ना उसका टाइटल ये होना चाहिए, उसका लोगो ये होना चाहिए, फर्स्ट पेज पे ये होना चाहिए, सेकंड पेज पे ये होना चाहिए। मतलब मैंने उसको पूरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे दी जो मैं करना चाह रहा हूँ। फिर क्या करेगा, वो एक एक्यूरेट रिलीवेंट वेबसाइट जो है ना मेरे लिए जनरेट करेगा। तो ये हमारे पास कॉन्टेक्स्ट है। प्रॉम्प्ट क्या है, जब हम उससे कोई सवाल करते हैं या कोई काम करने को कहते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है, उस काम को करने के लिए उसको कुछ कॉन्टेक्स्ट देना, कोई डॉक्यूमेंट्स देना, कोई पीडीएफ देना, ताकि वो हमारे लिए डिजाइन आउटपुट जनरेट कर सके, उसको हम लोग कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। जी सर जी किसी भी एलएलएम को हम जनरलाइज कोई भी हम उसको जो भी बात उसको करते हैं वो प्रॉम्प्ट में आते हैं। लेकिन अगर मैं उनको सरकारी का टाइम तो उसको उसका ना बताऊँ, लेकिन मैं जब उसको सरकारी की प्रोफाइल ऐड करके फिर उसे पूछूँगा तो उसको वो कॉन्टेक्ट मिल गया तो फिर वो जो भी पॉइंट काम करते हैं। बिल्कुल यही है कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि आप उसको कोई एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है। मतलब जैसे आपका क्या नाम है? आरिफ भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए। इन्होंने एक बेहतरीन बात बताई कि जब भी हम कोई एआई से पूछते हैं अशारिफ भाई के बारे में तो उनको कुछ नहीं पता कि भाई अशारिफ भाई कौन है, उनकी क्या स्किल्स हैं। लेकिन अगर मैं उनकी सीवी उसको दे दूं और फिर बोलूँ कि भाई आप मुझे अशारिफ भाई के बारे में बताओ, तो क्या होगा, वो सीवी से, क्योंकि सीवी क्या होगी, एक कॉन्टेक्स्ट हो गया, एक एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन होगी जो एलएलएम के पास पहले नहीं थी। अब उसके पास एक एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन आ चुकी है जिसके अंदर सारी डिटेल लिखी हुई है, तो वो क्या करेगा, अशारिफ भाई के बारे में डिटेल रीड करेगा सारी सीवी से और मुझे बताएगा कि ये अशारिफ भाई है। तो ये हमारे पास कॉन्टेक्स्ट है, जो कि हमारा जितना भी एक्सटर्नल डेटा हो जाए, एग्जांपल्स हो जाए, टेम्पलेट्स हो जाए, वो सारा का सारा क्या है, कॉन्टेक्स्ट है, जो एआई के पास नहीं है। हम अपना आउटपुट जनरेट करवाने के लिए उसको साथ देते हैं। लाइक मैं अगर उसको कहता हूँ कि भाई मेरे लिए जो है ना कोई डेटा जनरेट कर दो, लेकिन उसको पता नहीं है, या फिर कोई इस तरह का मेरे पास डेटा है, मैं उसको देता हूँ कि डेटा देता हूँ और मैं उसको कहता हूँ इस डेटा को जो है ना स्ट्रक्चर फॉर्मेट में रिटर्न करो, लाइक जेसन के अंदर रिटर्न कर दो, एज ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दो, तो उसको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा कि मैं चाहता क्या हूँ, क्या करवाना चाह रहा हूँ उससे। तो ये हमारे पास बेसिकली कॉन्टेक्स्ट है, जो कि हमारे पास एक अदर एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है जो हमें बैकग्राउंड समझाती है चीज़ों का। जी, अब आई थिंक इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द इंस्ट्रक्शन, व्हाट इज़ गिविंग कॉन्टेक्स्ट। तो हम सिंपल इज़ दैट चैट जीपीटी पर जाते हैं, chatgpt.com पर अगर आप चले जाएंगे, ठीक है, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं एक सवाल पूछता हूँ, अच्छा ये जो सवाल है ये मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ उसे, ठीक है, इट इज़ अ प्रॉम्प्ट। जो भी मैं इंग्लिश में यहाँ पर लिख रहा हूँ, दिस इज़ कॉल्ड सिंपल प्रॉम्प्ट। ये एक सिंपल जो है वो प्रॉम्प्ट होगा, हु इज़ अशारिफ अली। अब मसला ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये इंटरनेट पर सर्च करेगा अगर इसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो। पर यहाँ पर मैं इसे आगे कह देता हूँ क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद, डोंट सर्च ओवर द इंटरनेट। मतलब ये कि मैं इसे मना कर रहा हूँ कि भाई आप इंटरनेट से कॉन्टेक्स्ट ना उठाएं, आप इंटरनेट से कॉन्टेक्स्ट ना उठाएं, डोंट सर्च ओवर द इंटरनेट, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं कहूँगा, इफ़ यू डोंट हैव द आंसर, इफ़ यू डोंट नो अबाउट अशारिफ अली,
then say I don't have the data about him। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आता है। अच्छा ये क्या है, ये एक सिंपल प्रॉम्प्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर एक सिंपल प्रॉम्प्ट दिया गया है, अब देखते हैं क्या हमें आंसर मिलेगा। इसे मेरे बारे में शायद नहीं पता, क्योंकि मेरे बारे में तो आप सबको पता है ना, इतना बहुत है। अच्छा क्यों आंसर नहीं आ रहा, लेट्स वेट अ लिटिल। इंटरनेट की स्पीड तो स्लो नहीं है। एक काम करते हैं, यही प्रॉम्प्ट कॉपी करते हैं और जेमिनी पर चले जाते हैं। जेमिनी पर चले जाते हैं, जेमिनी से पूछते हैं। यार जेमिनी का एक छोटा सा मसला ये है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनेट सर्च करता है। अब इसे रोकना ये भी बड़ा इशू है, देखते हैं क्या हमें जवाब मिलता है। ये रहा, आ गया हमारे पास जवाब। आई डोंट हैव द डेटा अबाउट हिम, मतलब इसने इंटरनेट सर्च नहीं किया। जब इसकी ट्रेनिंग हो रही थी उस टाइम पर मेरा डेटा इसमें फीड नहीं किया गया था। ये मैंने एक सिंपल प्रॉम्प्ट देकर आप सबको बताया है कि भाई इस मॉडल के पास मेरा डेटा मौजूद नहीं है। अब इससे पूछते हैं मेरी वेबसाइट की लिंक देकर, या फिर ये सिंपल लास्ट वाली लाइन हटाकर। अच्छा वेबसाइट खोलते हैं, asharif.xyz, लिंक कॉपी करते हैं और यहाँ पर सिमिलर प्रॉम्प्ट कॉपी करते हैं। कॉपी किया, पेस्ट किया, लास्ट वाली यहाँ से लाइन हटा दी। और नहीं भाई, हमें एज अ कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर अपनी वेबसाइट की लिंक देनी चाहिए। वैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट सर्च तो करता है, देनी चाहिए। दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ हिम। लिंक के बगैर सही है। असल में मसला ये है कि अब यहाँ पर इसके पास जो इसका डेटाबेस है उसके अंदर ये ऊपर वाली इंफॉर्मेशन भी सेव हो गई है। आई डोंट नो कि अब ये सर्च ओवर करेगा या नहीं, देखते हैं। अगर नहीं किया तो दूसरी चैट के अंदर से निकाल लेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट इसने सर्च किया है, बाय डिफ़ॉल्ट इसने सर्च किया है। अब इसके बाद ये आ गई, ये देखें क्या लिखा हुआ है। अशारिफ अली इज़ अ पैशनेट डेवलपर डिज़ाइनर हु इज़ एक्टिवली इन्वॉल्व इन टेक एंड एजुकेशन कम्युनिटी प्राइमरी इन पाकिस्तान। ठीक है, ये सारी एजुकेटर, टीचर, टेक स्पेशलिस्ट, डेवलपर, डिज़ाइनर, चैलेंजेस, ये वो, ये सब कुछ आ गया है। क्या लिखें अब, दयान भाई का नाम डालकर देखें, हु इज़ दयान अली। The name Dayan Ali appeared to refer to several different individuals based on the available public information. यहाँ पर है दयान अली खान, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड एमएल रिसर्चर। लम्स में से तो आप नहीं पढ़े हुए। अली दयान वलजी, ये तो दयान अली, अली दयान हसन नहीं है। इसके बाद आपका डेटा नहीं है। अगर हम यहाँ पर अपनी वेबसाइट की लिंक शेयर करेंगे तो दे विल हैव इंफॉर्मेशन अबाउट इट। है कि यहाँ पर मैं वापस सर्च करता हूँ। अब सर्च करते हैं हु इज़ नईम हुसैन। The name Naeem Hussain referred to several public figure, primarily in the field of engineering, politics and medicine. Engineering वाले नहीं भाई आप ही होंगे। Who is Naeem Hussain from GIIC? ये जो सिर्फ लास्ट वाले दो कीवर्ड है ना, आप इसे कॉन्टेक्स्ट समझ लें। आप इसे क्या समझ लें, कॉन्टेक्स्ट। Who is Naeem Hussain, ठीक है, from GIIC। अब ये जो फ्रॉम GIAIC है ना, ये यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट का किरदार परफॉर्म कर रहा है। आप लोगों को पता नहीं नज़र भी आ रहा है नहीं आ रहा, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर कर लूँगा। अच्छा ये प्रॉम्प्ट चला गया, हु इज़ नईम हुसैन फ्रॉम GIAIC। देन नईम हुसैन एसोसिएटेड विद GIAIC गवर्नर सिंध, गवर्नर हाउस सिंध इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव अपेयर टू हैव बीन एन इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन टेक्निकल डेवलपमेंट ऑफ द प्रोग्राम्स रिसोर्सेज। यहाँ पर इनका रोल आ गया डेवलपर। और नईम भाई ये आप ये वाला क्रेडिट यूज़ कर देंगे, डेवलप बाय नईम हुसैन।
अच्छा, असाइनमेंट की एप्लीकेशन बनाई थी, उसके अंदर ये पुट किया था। अच्छा, सही है। तो आप सब लोगों ने देख लिया कि हमने अगर अपने LLM मॉडल को रिस्ट्रिक्शंस लगाई। रिस्ट्रिक्शन क्या लगाई कि भाई अगर आपको अशारी वली के बारे में नहीं पता तो सर्च ओवर ना करें। बाय डिफ़ॉल्ट ये सर्च करता है, ठीक है। इसने कहा कि भाई मेरे पास अशारिब का डेटा नहीं है, मैं नहीं जानता कौन है ये अशारी वली। फिर इससे मैंने डायरेक्ट कहा, पर मैंने यहाँ पर आगे ये नहीं लगाया कि भाई सर्च ओवर द इंटरनेट। इसने बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनेट पर सर्च किया और जो मेरा डेटा था इसने निकाल कर मुझे दे दिया, ठीक है। उसके बाद आप सब लोगों ने देखा कि अगर इसके पास कॉन्टेक्स्ट है तो वो इंटरनेट से आ रहा है, अगर नहीं है तो नहीं है। कॉन्टेक्स्ट का सादा लफ्ज़ों में मतलब ये है कि गिवन एग्जाम्पल देना। अच्छा जी, अब आप लोगों को प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग के बारे में जर्नली पता है, जर्नल लेवल पर पता है, एग्जांपल भी आपने देख ली हैं, थोड़ा बहुत आप थक भी गए होंगे। यू हैव 15 मिनट्स, इंशाल्लाह 7:45 पर हम अपनी क्लास को वापस शुरू करेंगे। नमाज़ पढ़ लें और रेस्ट रूम चले जाएं, खाना पीना है तो कुछ खा पी लें, दोस्तियाँ बनाएँ, फिर इंशाल्लाह 15 मिनट बाद क्लास शुरू करते हैं। अच्छा, क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास में जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं वो सब लोग पीछे चले जाएं। दयान भाई एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, उसमें उन कोऑर्डिनेटर्स को ऐड करना है। दयान भाई ज़रा ये छोटा सा काम तो देख लें। फिर बिल्कुल जो क्लास के कोऑर्डिनेटर्स हैं वो क्लास के बिल्कुल एंड में चले जाएँ, लास्ट में चले जाएँ और व्हाट्सएप ग्रुप में अपना नंबर देकर जल्दी से ज्वाइन हो जाए। ये उन्हीं को ऐड करिएगा जो कोऑर्डिनेटर्स हैं। सही है, जो हैं वो पीछे चले जाएं और 5 मिनट में जी और मुझे और नईम भाई को भी ऐड कर दीजिएगा। और यार ये थोड़ा 5 मिनट ही लगे हैं इसमें, बस ज़्यादा नहीं। अच्छा जी, जो अपना नंबर कोऑर्डिनेटर लगवा दे वो वापस आकर बैठ जाए। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं। खामोशी इख्तियार कर लें थोड़ी सी, ताकि हम तरक्याती काम जारी रखें। अच्छा जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स आए। यार बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे, वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे हैं पर ज्वाइन कर नहीं पा रहे। तो ये QR कोड मैंने ओपन किया है, जल्दी से ज्वाइन कर लें स्कैन कर कर। सर इसको थोड़ा ऊपर कर दें। इसको स्कैन कर लें। सर ये थोड़ा सा ऊपर कर दें। थोड़ा सा ऊपर, यही तो मसला है, ऊपर ही तो नहीं होगा ये। 1 मिनट रुकें, तो पाकिस्तानी जुगाड़ लगाते हैं।
वो वाला सीन वाईफाई नहीं है ना सबके पास सीन। अच्छा जी, ये स्कैन कर लें जल्दी से। और थोड़ा सा इधर। सर ये चेयर थोड़ी सी साइड में हो जाएगी ना, फिर नजर आएगा सही। जी अब स्कैन कर लें। अच्छा जी, शुरू करते हैं अपनी क्लास को विद द बेस्ट थिंग आई कैन शेयर विथ यू। अब मैं आप सबके साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म शेयर करने वाला हूँ जो आप सब लोगों के लिए इतना हेल्पफुल है कि मैं आपको लफ्ज़ों के अंदर बता नहीं सकता। आप उस प्लेटफॉर्म को देखेंगे देन यू विल हैव द अंडरस्टैंडिंग कि मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट में क्यों बता रहा हूँ। तो भाई सीन ये है कि 2023 में जब मैंने प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग को सीखना शुरू किया था तो रिसोर्सेज नहीं थी। जो पहली फ्यू रिसोर्सेज इंटरनेट पर आई थी उनमें से एक है ये, और ये इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है कि आप इसका इस्तेमाल करते हुए
पूरी प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग की जर्नी को सीमलेस और कॉन्साइज बना सकते हैं। सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग, इस प्लेटफॉर्म का जो नाम है, मैं एक्सेल ड्रा पर जाता हूँ और यहाँ पर लिखते हैं। आप में से पता नहीं पहले किसी को इसका नाम पता था या नहीं, बताइएगा हैंड रेस कर कर। अच्छा, इस प्लेटफॉर्म पर न सिर्फ आप प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग सीख सकते हैं, टेक्नोलॉजी की दुनिया की कोई भी स्पेसिफिक चीज़, चाहे वो फ्रंट एंड के अंदर हो, चाहे वो बैक एंड के अंदर हो, या चाहे वो टेक के किसी भी स्पेसिफिक एरिया के अंदर आती हो, वो आप इस प्लेटफॉर्म से सीख सकते हैं। और इसका नाम है roadmap.sh। roadmap.sh। अच्छा, roadmap.sh का सीन ये है कि ये एक प्लेटफॉर्म है जो अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ। इस प्लेटफॉर्म पर आपको हर एक स्पेसिफिक फील्ड के पूरे डिटेल्ड रोड मैप मिल जाते हैं, ठीक है, इन अ गुड यूआई। तो मैं इंटरनेट पर जाता हूँ और जाकर सर्च करता हूँ roadmap.sh, ठीक है। तो मेरे सामने जो है वो ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अच्छा, इसका जो है वो सीन ये है कि यहाँ पर आपको हर एक फील्ड के डिटेल्ड रोड मैप मिलेंगे। आप में से पता नहीं कितने स्टूडेंट्स होंगे जो सिर्फ इस वजह से परेशान है कि हमें पता नहीं है कि हमें करना क्या है। मतलब हमें जो है वो रोड मैप नहीं पता, रास्ता नहीं पता। हमने एक चीज़ सीख ली, उसके बाद पता ही नहीं है कि आगे करना क्या है। दूसरी सीख ली, तीसरी सीख ली, चौथी सीख ली, एंड जो है वो हम एक फुल स्टैक डेवलपर नहीं बन पाते, बिकॉज वी डज नॉट नो द फुल रोड मैप। तो यहाँ पर फ्रंट एंड का, बैक एंड का, फुल स्टैक का, डेवऑप्स का, डेटा एनालिस्ट का, एआई इंजीनियर का, एआई एंड डेटा साइंटिस्ट का, डेटा इंजीनियर का, एंड्रॉयड का, मशीन लर्निंग, पोस्टग्रेस एसक्यूएल, आईओएस, ब्लॉकचेन, क्यूए, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, साइबर सिक्योरिटी, यूएक्स डिज़ाइन, टेक्निकल राइटर, गेम डेवलपर, सर्वर साइड गेम डेवलपर, एमएल ओप्स, प्रोडक्ट मैनेजर, इंजीनियरिंग मैनेजर, डेवलपर रिलेशंस, और पता नहीं कितने सारे जो है वो टेक की फील्ड के हमें यहाँ पर रोड मैप मिल जाते हैं। तो जिस रोड मैप को मैं डिस्कस करूँगा उसका नाम है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाले रोड मैप पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने जो है वो ऐसी यूआई खुलकर आ जाएगी। अब आपकी यूआई देखिएगा कितनी ज़बरदस्त है। इसे मैं स्क्रॉल करता हूँ। अच्छा, अब आपको जो है वो जब आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन करेंगे, अच्छा इसकी लिंक ये है roadmap.sh/prompt engineering। अपने पास कहीं राइट कर लें या मोबाइल पर खोल लें या लैपटॉप पर खोल लें, roadmap.sh/prompt engineering। साइड नजर नहीं आ रहा है। थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर देते हैं, ऊपर से इसको नीचे कर देते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं लिंक को। अच्छा जी, तो जब आप इस लिंक पर जाएंगे roadmap.sh/prompt engineering तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ना हर एक टर्मिनोलॉजी की, हर एक चीज़ की सिंपल एंड कॉन्साइज डेफिनेशन लिखी हुई है। हर एक चीज़ की सिंपल एंड कॉन्साइज डेफिनेशन लिखी हुई है। तो आपने शुरुआत करनी है किससे? आपने शुरुआत करनी है इंट्रोडक्शन से। आप इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो साइड पर जो है वो इंट्रोडक्शन खुलकर आ जाएगा। अच्छा, इंट्रोडक्शन में क्या कहा जा रहा है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ डिजाइनिंग इफेक्टिव इनपुट फॉर large language model to achieve desired output. This roadmap cover fundamental concept, core technique, model parameter and advanced methods. It's a universal skill, everyone accessible to everyone, requiring no programming background, yet crucial for unlocking AI potential across diverse application and domains. अब देखें, अगर आपको Netflix वाली इंग्लिश समझ में आ सकती है, आ रही है, तो अब जो मैंने कहा है वो भी यकीनन आया होगा, या वो वाली थोड़े ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ में आ जाती है क्योंकि वो विजुअल्स भी चल रहे होते हैं। यार ये तो विजुअल बिल्कुल आप ऑन साइड अपनी आंखों से खुद देख रहे हैं। अच्छा, जैसे ही आपने जो है वो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया ना, साइड पर आपको
एक बार मिलेगा, आपने उस पर क्लिक करना है, ठीक है, और आपने यहाँ पर स्टेट को कर देना डन। जैसे ही आप स्टेट को डन कर देंगे ना, तो इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन पर एक लाइन लग जाएगी। इसका मतलब ये कि आपने ये पढ़ लिया है। आपने शुरुआत करनी है कॉमन टर्मिनोलॉजी से, और हम भी इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, मैं LLM पर क्लिक करता हूँ, तो LLM की डेफिनेशन क्या है मेरे सामने खुलकर आ जाएगी, ठीक है। क्या डेफिनेशन है कि भाई लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ऐसे सिस्टम्स हैं जो बहुत सारे डेटा पर ट्रेन हुए हैं, ठीक है, जो ह्यूमन लैंग्वेज को समझते हैं और टेक्स्ट जनरेट करने में मदद करते हैं। ये प्रोडक्शन इंजन्स के तौर पर काम किए जाते हैं, इनपुट को एनालाइज करने के लिए काम किए जाते हैं, और मोस्ट लाइकली टेक्स्ट को जनरेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। LLMs जो हैं वो टेक्स्ट जनरेशन का काम भी करते हैं, ट्रांसलेशन का काम भी परफॉर्म करते हैं, समराइजेशन का काम भी परफॉर्म करते हैं, और क्वेश्चन आंसरिंग के अंदर भी हेल्पफुल हैं। अगर आप समझते हैं टोकन प्रोसेसिंग वाले पार्ट को, तो आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। अब ये जो टोकन प्रोसेसिंग है, इसको इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर डिटेल में देखेंगे कि व्हाट इज़ अ टोकन, हाउ डज टोकन वर्क्स एंड थिंग्स लाइक दैट। अच्छा, LLM हमने देख लिया। LLM के बाद यहाँ पर टोकन्स लिखा हुआ है, तो मैं जैसे ही टोकन्स पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास टोकन्स की डेफिनेशन आ जाएगी। अब टोकन्स की डेफिनेशन को देखते हैं, तो आप सब लोगों ने पुरसुकून तरीके से स्क्रीन पर देखना है और जो मैं कह रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करनी है, बिकॉज आई विल आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम यू। मैं आप सब लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगा, और जो बंदा जवाब सही देगा उसे मे भी मेरी तरफ से $1 मिल जाए, 1 रियाल भी मिल सकता है। लास्ट ईयर उम्रे पर गया था ना, तो रियाल लेकर आया हूँ वहाँ से जी। यार स्क्रीन का ना मसला ये है कि ये बढ़ गई है और कुछ किया नहीं जा सकता, इस पर इंशाल्लाह कामयाब होगा। एडमिन डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है कि इस पर अपनी नज़रसानी करें। अच्छा जी, तो मजाक मस्ती चलती रहेगी इस क्लास के अंदर, माहौल गर्म भी रहेगा, ठंडा भी रहेगा, और इंशाल्लाह जो है वो इस तरीके से हम एक अच्छे प्रॉम्प्ट इंजीनियर भी बन जाएंगे। एट द एंड मेरा तो गोल यही है कि सब ने पैसा कमाना है। यहाँ से शुरू से मैं ये कहता हुआ आ रहा हूँ कि भाई चाहे $1 कमाएं, पर कमाल है इंटरनेट से। $1 भी कमा लिया ना, बहुत है आप लोगों के लिए। खैर, हम कंटिन्यू करते हैं। तो टोकन्स जो है ना, अगर आपने समझ लिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो LLMs हैं ये आंसर कैसे प्रोड्यूस करते हैं। LLM आंसर कैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो मैं डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ। डेफिनेशन ये है कि जो टोकन्स हैं ये फंडामेंटल यूनिट है टेक्स्ट का। क्या है? फंडामेंटल यूनिट है टेक्स्ट का। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक टोकन एक वर्ड भी हो सकता है, एक सब वर्ड भी हो सकता है, और एक करेक्टर भी हो सकता है, ठीक है, जो LLM प्रोसेस करता है। क्रिएटेड बाय ब्रेकिंग डाउन टेक्स्ट इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स लाइक वर्ड्स, सब वर्ड्स और करेक्टर्स, जो मैंने अभी अभी आपको बताया। अगर आप समझते हैं कि जो टोकन्स हैं, अच्छा, अंडरस्टैंडिंग टोकन्स इज क्रूशियल। टोकन्स को समझना ज़रूरी है, बिकॉज मॉडल्स प्रेडिक्ट द नेक्स्ट टोकन इन सीक्वेंस। जब भी हम LLM से कोई सवाल पूछते हैं तो सवाल का जवाब टोकन्स की फॉर्म के अंदर हमें मिल रहा होता है। मतलब अगर AI की दुनिया के अंदर हम एक वर्ड को, एक करेक्टर को, या एक सब वर्ड को कोई मीनिंग देंगे तो वो टोकन होगी। मतलब ये कि हमने LLM से कोई इनपुट, कोई स्पेसिफिक इनपुट दिया, हमें जो है वो कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स मिला। जो UI पर रिस्पॉन्स स्ट्रीम हो रहा है ना, एवरी सिंगल वर्ड, एवरी सिंगल करेक्टर, एवरीथिंग एल्स इज द टोकन। वो क्या है? टोकन है। और टोकन, अगर आप मज़ीद ML वाली साइट पर जाना चाहते हैं तो टोकनाइजेशन एक बहुत अच्छी फील्ड है। मेरा 2023 में इतना अच्छा जहन बन गया था, इवन आज भी मेरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो लिखा हुआ है जो मेरे पर्सनल्स हैं कि भाई मैंने टोकनाइजेशन सीखनी है। पर यार है बहुत मुश्किल और टाइम नहीं मिल पाया। मुश्किल तो है, वो कर तो लेते हैं, पर टाइम नहीं मिल पाया मुझे, नहीं तो मैं शायद एक टोकनाइजेशन इंजीनियर होता आज, क्योंकि मुझे इसके बारे में इल्म है। हर एक कंपनी को एक टोकनाइजेशन इंजीनियर की ज़रूरत होगी फ्यूचर में, इन एवरी सिनेरियो। अब एम्बेडिंग्स क्या होती हैं, टोकनाइजेशन क्या होती हैं, इसको इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप सीखते रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर बात हो रही है API कॉस्ट आर बेस्ड ऑन टोकन काउंट। थोड़ी देर पहले जब सर नईम ने बताया कि हम CLIs का इस्तेमाल करते हैं,
तो CLI क्लाउड के साथ कनेक्ट होती है बाय द API। तो यहाँ पर जो LLM अपनी कॉस्ट प्रोड्यूस कर रहा होता है, मतलब लाइक आंसर प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ द टोकन्स, तो उन टोकन्स की स्पेसिफिक कॉस्ट होती है। तो जो मेजरमेंट यूनिट है AI की दुनिया के अंदर वो क्या है हमारे पास, वो है टोकन्स, और टोकन्स की काउंटेज। अच्छा, एंड मॉडल्स हैव मैक्सिमम टोकन लिमिट फॉर इनपुट एंड आउटपुट, और मॉडल्स की यानी जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं इनकी स्पेसिफिक यूनिट है, यानी ये इतने ही इनपुट एंड आउटपुट टोकन प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास GPT-4 है, GPT-4.1 या GPT-4o मिनी, तो इसकी टोकन लिमिट 128K है इनपुट एंड आउटपुट। 128K का मतलब ये कि 1,28,000 करेक्टर्स ये प्रोड्यूस कर सकता है। अच्छा, अगर मैं किसी से सवाल पूछूं, एक टोकन एक करेक्टर के बराबर होता है या एक वर्ड के बराबर होता है? वर्ड भी हो सकता है, सब वर्ड भी हो सकता है, कैरेक्टर भी। वर्ड भी हो सकता है। सब वर्ड भी हो सकता है। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं। कैट के अंदर 3 करेक्टर हैं। कैट जो है वो एक वर्ड है CAT। अब ये जो वर्ड कैट है ये स्पेसिफिकली इसके अंदर जो करेक्टर्स हैं वो टोकन के तौर पर काउंट होंगे या ये वर्ड इटसेल्फ टोकन के तौर पर काउंट होगा? वर्ड। माशाल्लाह माशाल्लाह। करेक्टर्स नहीं यार। अच्छा, एक मिनट, ठीक है, मैंने तो माशाल्लाह खुशी में कह दिया, यहाँ तो झगड़ा चल रहा है। अच्छा, जो कहते हैं कि भाई वर्ड के तौर पर काउंट होता है वो ज़रा अपने हैंड रेस करें। जो CAT है ये वर्ड के तौर पर एक टोकन काउंट होगा। माशाल्लाह। और जो करेक्टर वाले हैं, करेक्टर वाले भी मौजूद हैं। तो विनर मेजॉरिटी है, और मेजॉरिटी यही कह रही है कि एक वर्ड एक टोकन के बराबर है। जो CAT है कैट, ये एक बराबर है एक टोकन के। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो 1,28,000 टोकन लिमिट है GPT-4 की, वो स्पेसिफिकली इनपुट एंड आउटपुट दोनों है। इनपुट का मतलब ये है कि यूज़र इनपुट। अब आप लोगों का सवाल होगा कि सर 1,28,000 वर्ड्स पर मुश्तमिल कोई इनपुट हो सकता है एज अ प्रॉम्प्ट? चलें मैं पूछता हूँ आपसे, कौन कहता है कि सर हो सकता है? वो अपने हैंड रेस करें। 1,28,000 वर्ड्स पर मुश्तमिल एक यूज़र इनपुट, कौन कहता है नहीं हो सकता? थोड़ी सी ये एनॉइंग थिंग है ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से। और बीच वाले कहाँ चले गए? बीच वालों का तो नज़रिया जो है वो नईम माई ने बताया था लास्ट क्वार्टर में, बस ये खुद ही बताएंगे। बीच वाले ज़रा जो है वो अपना हैंड मुकम्मल रेस कर लिया करें, बराए मेहरबानी। वापस पूछते हैं, तो यूज़र इनपुट 1,28,000 हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? हैंड रेस करें। हो सकते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं हो सकते? अब आपसे सवाल ये है कि 1,28,000 यूज़र इनपुट कैसे होगा, कैसे होंगे? डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट जो है वो यूज़र इनपुट के तौर पर काउंट होगा। नाम क्या है आपका? राबिया सोहेल ने बिल्कुल सही कहा कि यूज़र इनपुट 1,28,000 ऐसे पहुंचेगा जब मैं अपने इनपुट के अंदर डॉक्यूमेंट्स एज अ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करूंगी। ऐसे ही है राबिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टोकन लिमिट यूज़र इनपुट की है वो 1,28,000 हो सकती है। इसी तरीके से 1,28,000 AI का जनरेटेड आउटपुट भी हो सकता है, जो आमतौर पर होता भी है। अगर आपने कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट जनरेट करवाया हो तो उसके अंदर आमतौर पर 50,000 वर्ड 60,000 वर्ड तो होते ही हैं। या अगर आपने कोई बड़ी स्टोरी लिखवाई भी हो या कभी आपने ट्राई किया हो। जी बिहाइंड द सीन वो टोकन लिमिट पूरी होती है। बिल्कुल। हमजा का सवाल ये है कि जब हम चैट GPT से डिस्कशन कर रहे होते हैं और हमारी एक स्पेसिफिक लिमिट रीच हो जाती है, तो क्या वो टोकन लिमिट रीच होती है या स्पेसिफिकली चैट GPT हमसे ये कह रहा है कि आपके डेली लिमिट मुकम्मल हो गई? तो यहाँ पर ये जो डेली लिमिट की बातचीत हो रही है, डेली लिमिट टोकन्स की बातचीत हो रही है, बिकॉज मेजरमेंट यूनिट क्या है? टोकन है। इनपुट टोकन एंड आउटपुट टोकन। मैं एक प्लेटफॉर्म बना रहा था, वही प्लेटफॉर्म जिससे अभी मुझे $5-6 हज़ार का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, उसमें मैंने 50 कस्टम टूल बनाए थे जो ब्लॉकचेन से रियल टाइम डेटा फैच कर रहे थे। बात मुकम्मल सुनिएगा। तो मैंने प्रॉम्प्ट लिखा, मैं प्रॉम्प्ट लिखने बैठा तो प्रॉम्प्ट मेरा शायद
कोई 700 वर्ड्स पर मुश्तमिल था। कितने वर्ड्स पर? 700 वर्ड पर मेरा पूरा का पूरा जो यूज़र परसोना होता है या LLM का जो मेरी एप्लीकेशन का परसोना था, उस एजेंट को स्पेसिफिक डिज़ाइन करने के लिए उसमें जो इंस्ट्रक्शंस मैंने प्रोवाइड की थी। और जब मैंने उसको रन किया और मैंने लैंग स्मिथ का इस्तेमाल किया था एनालाइजेशन के लिए। लैंग स्मिथ का पता नहीं, आपको पता ही नहीं पता, बता दूं कि जब आप अपनी एप्लीकेशंस बनाते हैं ना LLM बेस्ड, और आप एनालिसिस करना चाह रहे हैं कि एनालिसिस आप ये करना चाह रहे हैं कि कितने टोकन्स यूज़र इनपुट के तौर पर गए और कितने टोकन जो है वो आउटपुट में LLM ने जनरेट कर दिए, कितनी LLMs कॉल्स गई एंड थिंग्स लाइक दैट। तो उन सब के लिए आप इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। मैं ये लैंगचेन की प्रोडक्ट है लैंग स्मिथ, इसको काफ़ी अरसे से मैं शुरू से यूज़ कर रहा हूँ। जिस दिन ये रिलीज़ हुई थी उसी दिन से यूज़ कर रहा हूँ। बहुत ज़बरदस्त है। ट्रेसिंग या लॉग्स को जो है वो LOGS लॉग्स जो है वो फाइंड करना। तो मुझे ये पता चला कि भाई जो मेरे यूज़र इनपुट, जो हर एक यूज़र एक क्वेरी पुट कर रहा है ना, वो 10,000 वर्ड्स पर मुश्तमिल है। और मेरे वर्ड कितने थे जो मैंने सेट किए थे? 700। फिर मैंने जो है वो अपना थोड़ा दिमाग लगाया तो मुझे पता चला कि ये जो मैंने 50 कस्टम टूल बनाए हुए हैं ना, इन 50 कस्टम टूल की जो डॉक स्ट्रिंग है, जो इन 50 कस्टम टूल की क्या है? डॉक स्ट्रिंग है, वो एज अ यूज़र इनपुट काउंट हो रही थी व्हेन समवन कॉल द एजेंट। जब कोई यूज़र LLM को या मेरे एजेंट को कॉल कर रहा था। तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमें अपने जो टूल्स हैं वो बेहतर क्यों बनाने चाहिए, उनमें डॉक स्ट्रिंग का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, थिंग्स लाइक दैट। तो अब जो है वो यकीनन आप सबको इल्म हो गया होगा कि टोकन्स की क्या गेम है। आपने ये पढ़ लिया, सिंपल एज दैट। बार पर क्लिक किया, डन पर क्लिक कर दिया और आपको जो है वो टोकन्स के बारे में इल्म है। अगर आपको नहीं समझना है, ये AI टोटल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और टोकन्स के बारे में डिटेल आप पूछ सकते हैं। मज़ीद उर्दू के अंदर पूछ लीजिएगा या किसी में भी। अच्छा, टोकन्स हो गया। टोकन्स के बाद जो है वो कॉन्टेक्स्ट विंडो, ये बहुत ज़बरदस्त गेम है। ये एक इंडियन लड़का है, हरिंद्र शायद नाम है उसका, उसने $2.1 मिलियन की फ़ंडिंग रेस की है सिर्फ इस चीज़ के ऊपर काम कर कर। और उसके प्लेटफॉर्म का नाम भी मेरे जहन से निकल गया, क्या नाम था उसका यार, अच्छा सा नाम था उस लड़के, धौरबिया शाह नाम है उस लड़के का नाम धौरबिया है। और उसके प्लेटफॉर्म का नाम यार मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये काम की चीज़ें होती हैं। मैं बता आपको इस वजह से रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो आपके फ्यूचर में काम आ सकते हैं। प्लेटफॉर्म्स की सुपर मेमोरी आ गया यार, सुपर मेमोरी AI। देखें, बातें करते करते याद आ गया। और मुझे उसके को फाउंडर का नाम भी याद आ गया, वॉयजिक जंपा। जो OpenAI का को फाउंडर था उसका नाम वॉयजिक जंपा है। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिसर्चर इन द फील्ड ऑफ AI। आप भली सर्च भी कर लें, आप गूगल पर आपको पता चल जाएगा। हाँ जी, तो सुपर मेमोरी AI क्या है? ये एक मेमोरी लेयर है जो यूजुअली डेवलपर्स यूज़ करते हैं अपनी कॉन्टेक्स्ट विंडो को बनाने के लिए, और इसके फाउंडर का नाम है धौरबिया। अच्छा, ये चीज़ें मुझे कैसे पता चली? क्योंकि मैं ट्विटर का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ दिन में। पिछले कुछ अरसे में तो ऐसा हो गया था, 4-5 महीने पुरानी बात है, 7-8 घंटे मैंने एक दिन में ट्विटर ही यूज़ कर रहा हूँ पागलों की तरह। जैसे इंस्टाग्राम लोग रील्स देख रहे होते हैं, वीडियोस देख रहे होते हैं ना, ऐसे मुझे शौक है ट्विटर को बहुत ज़्यादा यूज़ करने का। और ट्विटर पर जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना, लिंक्डइन से पहले मिलेगी, बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट मिलेगी। अच्छा, तो कॉन्टेक्स्ट विंडो गेम क्या है? आपने कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन बनाई, सादा लफ्ज़ों में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो अब उस एप्लीकेशन की टोकन लिमिट रीच हो गई। कैसे? यूज़र ने एक स्पेसिफिक क्वेरी दी, ठीक है, उस क्वेरी का आंसर उस स्पेसिफिक चैटबॉट ने उस स्पेसिफिक एप्लीकेशन ने दे दिया। नाउ यूज़र इज़ अगेन, और वो जो सारा डेटा था वो किसी डेटाबेस के अंदर जाकर सेव हो गया। अब क्या हुआ? यूज़र जो है वो वापस कोई सवाल पूछ रहा है, पर उसने कोई ऐसा सवाल पूछा जो LLM जिसका आंसर देना तो चाहता है, उसकी विल तो है, पर क्या हो रहा है? कॉन्टेक्स्ट विंडो रीच हो चुकी है। कॉन्टेक्स्ट विंडो का मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक लिमिट जिसके अंदर डेटा प्रोवाइड किया जाए। यहाँ पर अब हम इंग्लिश के अंदर अगर पढ़ेंगे तो हमें मज़ीद बेहतर अंदाज से समझ में आएगा।
कॉन्टेक्स्ट विंडो रेफर टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ टोकन्स, ठीक है। देखें, कॉन्टेक्स्ट विंडो कहा जाता है मैक्सिमम नंबर ऑफ टोकन्स एन एलएलएम कैन प्रोड्यूस इन अ सिंगल इंटरेक्शन। एक मैंने सवाल पूछा और एलएलएम ने जो है वो मुझे एक सवाल का जवाब दे दिया, तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट विंडो मुकम्मल हो गई। यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टोकन्स द एलएलएम कैन प्रोड्यूस इन अ सिंगल इंटरेक्शन इंक्लूडिंग बोथ इनपुट प्रॉम्प्ट एंड जनरेटेड आउटपुट। मतलब कि जब इनपुट प्रॉम्प्ट की बात होगी तो इसका मतलब ये होगा कि यूज़र ने जो इनपुट दिया हुआ है, जनरेटेड आउटपुट का मतलब ये है कि एलएलएम ने जो आउटपुट जनरेट किया है, ये एक सिंगल इंटरेक्शन हो गई। मतलब ये कि कॉन्टेक्स्ट विंडो जो है वो रीच हो गई, फुल हो गई। मैक्सिमम नंबर ऑफ टोकन्स एक एलएलएम की लिमिट थी। फॉर एग्जांपल जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये सेट किया था, ये ओपन एआई के GPT-3 के अंदर आया था, तो उसकी कॉन्टेक्स्ट लिमिट थी 12,000 यूज़र इनपुट एंड आउटपुट। फिर GPT 3.5 आया, उसकी कॉन्टेक्स्ट लिमिट इन लोगों ने 60,000 के लगभग कर दी थी, जहाँ तक मुझे याद है। फिर उसके बाद एक जो है वो नंबर सेट हो गया कि 1,28,000 यूज़र इनपुट एंड आउटपुट मैक्सिमम टोकन्स जो है वो ये एलएलएम जनरेट कर सकता है। तो फिर उसके बाद जितने भी एलएलएम्स आए, चाहे वो जेमिनाई हो, क्लॉड का सोनेट हो या कुछ भी हो, कोई सा भी स्पेसिफिक एलएलएम आया हो, उसने ये लिमिट रीच करने की कोशिश की बाय मैक्सिमाइजिंग द टोकन्स। तो अब हमारे पास चाइनीज़ कुछ लैब्स हैं जिनके एलएलएम 1 मिलियन यूज़र इनपुट एंड आउटपुट को इन अ सिंगल इंटरेक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं। जी, पर यूज़र पर समझा नहीं मैं। जी, पर यूज़र है, पर इंटरेक्शन है। आपने एक सवाल पूछा, उस एक सवाल में अगर 1,28,000 रीच हो गई तो कॉन्टेक्स्ट विंडो रीच हो जाएगी और आंसर जो है वो मुकम्मल नहीं मिलेगा। और आपने फिर दूसरा सवाल किया, वो कोई छोटा सवाल था, वो 10,000 टोकन पर मुश्तमिल था, तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। पर यूज़र, पर इंटरेक्शन। नहीं, दूसरे यूज़र की कोई डिस्टर्बेंस नहीं। अभी ओपन एआई ने अपना स्टैट शेयर किए थे, अगर मैं आप लोगों के साथ सही शेयर कर रहा हूँ तो 15 ट्रिलियन टोकन्स अब तक ओपन एआई के चैट GPT पर टोटल प्रोड्यूस हो चुके हैं। यार आप लोग कॉन्फ्रेंसेस देखा करें। ओपन एआई का डेव डे हुआ था अभी रिसेंटली, किसने देखा है? यार किसी ने भी नहीं देखा, कोई तो दिल खुश कर दे। ओपन एआई का डेव डे 2025 अभी हुआ है, ये 6 अक्टूबर को। इसमें बहुत सारी लेटेस्ट अनाउंसमेंट भी हुई हैं ओपन एआई की प्रोडक्ट्स के अंदर, कुछ इंटीग्रेशंस भी हुई हैं, थिंग्स लाइक दैट। यूट्यूब के ऊपर जाकर आप सबने ये वाली वीडियो लाजमी देखनी है। इसमें सैम ऑल्टमैन ने बहुत सारे स्टैट्स देखे थे, शेयर किए थे। ऐसी चीज़ें देखा करें ना भाई, ये देखेंगे तो टेक की मालूमात के अंदर इजाफा होगा। कोई बंदा आपसे पूछेगा तो आप शेर की तरह धाड़ कर बताएंगे कि भाई हाँ हमें कुछ पता है। समझ रहे हैं? समझ में आ रही है? थोड़ा सा नेटफ्लिक्स से बाहर आना है, ये मेरी ज़ाती राय है, ज़ाती सलाह है। मैंने अनइंस्टॉल कर दिया नेटफ्लिक्स मोबाइल से। मेरा टाइम जो है वो बहुत कीमती है। और आज जो है वो एक दोस्त साथ था, नवाबशाह आया हुआ था, अली भाई हैं, अली अहमद, वो 3 दिन के लिए मेरे पास आए हुए थे नवाबशाह। आज वो मेरे साथ ही आए, तो घूमे फिरे आगे पीछे। आज आते हुए उन्होंने कहा कि शारिफ भाई आ रहे थे नवाबशाह से, वेन में लगाते हैं कोई मूवी लगाते हैं, टाइम जो है वो है हमारे पास 2-3 घंटे। नेटफ्लिक्स मैंने फिर भी इंस्टॉल नहीं किया, अनइंस्टॉल ही रखा। क्यों? क्योंकि यार एक मरतबा आप अगर आ जाए ना तो फिर मसले मसाइल जो है वो बढ़ जाते हैं, लाइक आपका टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, तो हम कहाँ थे? हाँ, ओपन एआई का डेव डे आप सबने लाजमी देखना है। इसमें सैम ऑल्टमैन ने बताया कि कितने इन लोगों ने अब तक यूज़र क्वेरीज को प्रोसेस कर दिया है। अच्छा जी, जी पूछें, सवाल पूछें नवीद भाई। ना, ये एलएलएम की लिमिट है, ये कॉन्टेक्स्ट विंडो नहीं है। कॉन्टेक्स्ट विंडो ये नहीं है, एलएलएम की लिमिट है। ये एलएलएम की लिमिट है। ना, कॉन्टेक्स्ट विंडो का मतलब ये है कि इसको मैं एक और एग्जांपल के साथ समझाता हूँ।
जी 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 जी। अच्छा मैं बताता हूँ, शायद कॉन्टेक्स्ट विंडो अभी भी आपको समझ में नहीं आई। विंडो का क्या मतलब है? ये स्क्रीन है, इट इज अ स्पेसिफिक विंडो पॉइंट। स्क्रीन मैंने बंद करी, मेरी विंडो ऑफ हो गई, मेरा सिस्टम जो है वो ऑफ हो गया। सिमिलरली, यार ऐसे भी नहीं, एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल नईम भाई ने एक एप्लीकेशन बनाई जिसका नाम था बुक्स जीपीटी। क्या नाम था? बुक्स जीपीटी। बुक्स जीपीटी नाम ही काम का मतलब बता रहे हैं कि बुक्स पर मुश्तमिल एक जीपीटी है जो बुक्स जनरेट करने में मदद करता है। ठीक है, अब नईम भाई ने इसके अंदर ओपन एआई का जीपीटी 4.1 इंटीग्रेट किया है। ओपन एआई के जीपीटी 4.1 की जो टोकन लिमिट है वो 1,28,000 है। क्या है? टोकन लिमिट 1,28,000 है। नईम भाई की एप्लीकेशन के ऊपर नवीद भाई गए। नवीद भाई ने बोला कि यार मैं ना एक स्पेसिफिक बुक जनरेट करना चाहता हूँ। नईम भाई की एप्लीकेशन ने बुक जनरेट करने की कोशिश की। इन्होंने कुछ नहीं किया हुआ था, इन्होंने सिर्फ एक यूआई बनाई थी, उस यूआई पर ओपन एआई का मॉडल लगाया हुआ था और कुछ नहीं था। हुआ ये कि जब बुक जनरेशन का काम शुरू हुआ तो 1,28,000 वर्ड जैसे ही रीच हुए तो वो जो रिस्पॉन्स मुझे यूआई के ऊपर नज़र आ रहा था वो रुक गया, यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब हो गया। नहीं, जो नवीद भाई ने अपनी पूरी की पूरी बुक जनरेट करवानी थी वो नहीं हुई ना। तो कॉन्टेक्स्ट विंडो का मतलब ये है कि आप जो है वो प्लेटफॉर्म्स लाइक सुपर मेमोरी का इस्तेमाल करेंगे कॉन्टेक्स्ट विंडो को एक्सपेंड करने के लिए। 1,28,000 की लिमिट थी, आपने सुपर मेमोरी की एपीआई अपने प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट कर दी। अब नवीद भाई ने कहा कि भाई ये बुक जनरेट कर दो। इनकी एप्लीकेशन ने बुक जनरेशन का काम शुरू किया। 1,28,000 पर जैसे ही रीच हुआ तो प्रोसेस रुका नहीं, चलता रहा बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म सुपर मेमोरी। मतलब कि जो कॉन्टेक्स्ट विंडो है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट को कहा जाता है जहां पर एलएलएम अपना आंसर जनरेट करना छोड़ दे बिकॉज उसकी लिमिट रीच हो गई है। तो उसको एक्सपेंड करने के लिए हम ऐसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। सही बताया मैंने? मतलब समझ में आया? आप किस किस को ये बात समझ में आई है? ज़रा हैंड रेस कर लें, शुक्र है। अच्छा जी, तो व्हेन एक्सीडेड, जब कॉन्टेक्स्ट विंडो एक्सीड हो जाती है। अच्छा ये वाली बात मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इस बात की वजह से इसको 2.1 मिलियन, ये देखें 2 पॉइंट मैं गलत कह रहा हूँ, $3 मिलियन की फंडिंग रेज की है इसने। और ये 19 साल का लड़का है। अभी रिसेंटली 1 महीने पहले इसकी बर्थडे भी थी, विश किया था मैंने इसको ट्विटर पर। अच्छा, तो बात यह है कि 19 साल का लड़का यार $3 मिलियन की फंडिंग रेज कर सकता है। इसको अमेरिका ने वो दे दिया, वीज़ा दे दिया है। फाउंडर्स क्लब नाम का एक वो है, प्लेटफॉर्म है, उसके ज़रिए। तो अब ये अच्छा, ये आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप इतनी छोटी छोटी डिटेल्स को क्यों याद रख रहे हैं? क्या आपको मज़ा आता है? हाँ भाई, मुझे मज़ा आता है। मुझे लोगों के बारे में जानने में बहुत इंटरेस्ट है कि टेक की दुनिया में ग्रेग ब्रॉकमैन ने क्या किया था, ओपन एआई ने क्या किया था, ठीक है, और जो बड़े बड़े नाम हैं उन लोगों ने क्या किया था। तो ऐसे पता होना चाहिए ताकि आपके पास थोड़ी बहुत टेक की नॉलेज हो। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जैसे ही ये कॉन्टेक्स्ट एक्सीड हुई, 1,28,000 टोकन्स एलएलएम ने प्रोड्यूस कर दिए, फिर क्या होगा? जो ओल्डर पार्ट्स थे वो ट्रंक्यूएटेड होना शुरू हो गए। मतलब कि एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन थी, उस स्पेसिफिक एप्लीकेशन के अंदर जो ऊपर वाला मैसेज था, जो ऊपर वाला मैसेज था वो कटना शुरू हो गया। एलएलएम जो है वो उसको अपनी हिस्ट्री से मेंटेन नहीं